डायरेक्टर सिर्फ इसलिए कि मैं 3 मिनट लेट ऑफिस पहुंचता हूं, वह पूरी कंपनी के सामने इसी साल के मेरे 80,000 युआन के प्रोजेक्ट बोनस को कैंसिल कर देता है। जिस पर मैं उसे समझाता हूं कि कल रात कोर लूप होल को फिक्स करने के लिए मैं सुबह 4 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था, लेकिन वह मुझे ही बहाने बनाने वाला इंसान बताने लगता है। यह सुनकर मेरा भी अब और बहस करने का मन नहीं करता और फिर मैं कंप्लीटली केयरलेस तरीके से जॉब करने लगता हूं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आधे महीने के अंदर ही पूरा सिस्टम हैकर्स के अटैक का शिकार हो जाता है। लो लेवल लॉजिक को दोबारा रिक्रिएट करने वाला कोई भी नहीं होता, जिस पर कंपनी सीधा 300 मिलियन युआन का नुकसान झेलती है। उस सुबह सच कहूं तो मेरा मूड काफी अच्छा था, क्योंकि पूरी रात जागकर आखिरकार मैंने डेटाबेस के डेडली लूपहोल को बंद कर दिया था, जिस पर मैनेजमेंट सिस्टम में लगातार बज रही वार्निंग बेल भी आखिरकार रुक जाती है। स्टेबल चल रही सी लाइंस को देखकर मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और फिर मैं थके हुए कदमों से अपने रेंटेड रूम की तरफ लौटने लगता हूँ। उस समय सुबह के 4 बज चुके होते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए मैं यही सोचता हूँ कि बस किसी तरह यह महीना निकल जाए। प्रोजेक्ट बोनस मिलते ही माँ की बाईपास सर्जरी, ऑपरेशन का कर्ज, घर की EMI और बेटी की हाफ ईयर स्कूल फीस सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अलार्म बजते ही जब मेरी आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं सिर्फ 3 मिनट लेट हो गया हूँ, जिस पर मैं पूरी ताकत से ऑफिस बिल्डिंग की तरफ भागता हूँ। पंच मशीन पर ठंडे तरीके से 9:03 डिस्प्ले होने लगता है और अटेंडेंस ऐप में लाल रंग से लेट अराइवल का मैसेज चमक उठता है। वह मोमेंट देखते ही मेरा दिल कसकर बैठ जाता है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि आज फिर डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि डायरेक्टर इतना बड़ा वार करेगा। मॉर्निंग मीटिंग में दर्जनों कर्डर्स पूरे ऑफिस एरिया में बैठे होते हैं। कीबोर्ड की आवाज अचानक बंद हो जाती है। हवा में कड़वी कॉफी और पूरी रात ओवरटाइम करने की पसीने भरी स्मेल फैली हुई होती है। पूरा माहौल बेहद दबाव भरा लग रहा होता है, जिस पर डायरेक्टर वो अटेंडेंस शीट को कसकर पकड़ते हुए ऊपर खड़ा रहता है। उसका चेहरा पूरी तरह सख्त दिख रहा होता है। वह फेक तरीके से खनखारता है, फिर मेरी तरफ देखकर बोलता है, आज सबसे पहले एक बात अनाउंस करनी है। कुछ लोग खुद को सिस्टम कोड का भगवान समझने लगे हैं। यह सुनकर लिन चुआन को तुरंत एहसास हो जाता है कि वह उसी को टारगेट कर रहा है। फिर वह ऊंची आवाज में कहता है, लिन चुआन आज 3 मिनट लेट आया है। कंपनी रूल्स के मुताबिक उसका इस साल का पूरा 80,000 युआन प्रोजेक्ट बोनस काट लिया जाएगा। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो जाता है। मेरे दिमाग में जोरदार धमाका सा होने लगता है। इन सीनियर मैनेजर्स की नजर में शायद 80,000 युआन सिर्फ एक वॉच की कीमत हो, लेकिन मेरे लिए वही माँ की जिंदगी बचाने वाला पैसा था। वही अगले महीने लोन डिफॉल्ट होने से बचाने वाली उम्मीद थी। वही पूरे फैमिली की साल भर की मेहनत का सहारा था। हर महीने सैलरी आते ही सारा पैसा कर्ज में चला जाता था। मैं सिर्फ इसी बोनस के भरोसे सब खत्म करने का सपना देख रहा था। पीछे बैठे टेस्टिंग एम्प्लॉय ठंडी सांस लेते हुए कहता है, सिर्फ 3 मिनट लेट होने पर पूरा बोनस काट लिया, यह तो इंसान को मारने जैसा है। जिस पर दूसरा बोलता है, हम लोग 996 शेड्यूल में जानवरों की तरह काम करते हैं, सिर्फ इसी बोनस के लिए। लेकिन भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मैनेजमेंट की चमचागिरी करते रहते हैं। वह लोग मेरी हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। मेरा गला सूख जाता है, जैसे किसी ने कॉटन भर दिया हो। बड़ी मुश्किल से मैं गहरी सांस लेकर बोल पाता हूँ, डायरेक्टर वू, कल रात कोर डेटाबेस मैलिशियस अटैक का शिकार हो गया था। पूरा आर्किटेक्चर क्रैश हो गया था। अकेले मैंने सुबह 4 बजे तक लूप होल फिक्स किया, बस थोड़ी देर आंख लगी और अलार्म मिस हो गया, इसलिए 3 मिनट लेट हो गया। सच कहूं तो अब तक मुझे पानी पीने का भी मौका नहीं मिला। पैरों में अभी भी क्रैम्प्स हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर वो मुझे सीधा देखने तक की जरूरत नहीं समझता। वह टैबलेट पलटते हुए कोल्ड वॉइस में बोलता है, ओवरटाइम करना तुम्हारी लो एफिशिएंसी की वजह है और लेट आना रेड लाइन क्रॉस करना है। कंपनी रूल्स किसी कोडर की वजह से नहीं बदलेंगे। जिस पर मैं भी दबे गुस्से में बोलता हूं, अगर मैं पूरी रात जागकर बग फिक्स नहीं करता तो इस वक्त सर्वर कभी चालू नहीं हो पाता। आज पूरा प्लेटफॉर्म पैरालाइज हो जाता। यह सुनते ही वह फाइट बोर्ड पर जोर से हाथ मारता है। सामने बैठी इंटर्न लड़की डरकर कांप जाती है। फिर डायरेक्टर जोर से चिल्लाता है, लिन चुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? गलती करके भी बहस कर रहे हो? तुम कोर टीम लीडर हो, तुम्हें एग्जाम्पल बनना चाहिए। अगर तुम खुद लेट आओगे तो मैं इस टीम को कैसे कंट्रोल करूंगा? क्या कंपनी रूल सिर्फ डेकोरेशन है? इतने लोगों के सामने इंसल्ट होने पर मेरा चेहरा आग की तरह जलने लगता है। मैंने सालों तक इस कंपनी के लिए सब कुछ झोंक दिया था, फिर भी वह आदमी सबके सामने मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और अचानक मुझे फील होता है कि दिल के अंदर कुछ टूट चुका है। फिर मैं सीधा डायरेक्टर की आंखों में देखकर धीरे धीरे बोलता हूँ, डायरेक्टर सही कह रहे हैं, रूल्स तो रूल्स होते हैं। अब मैं कंपनी का कोई भी रूल कभी नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर सबके सामने मैं अपनी पॉकेट से सर्वर सिक्योरिटी कार्ड निकालता हूँ। वह 24 घंटे कोर सर्वर एक्सेस वाला सिक्योरिटी की होता है। चटाक की आवाज के साथ मैं उसे मीटिंग टेबल पर फेंक देता हूँ। यह मेन सर्वर की सिक्योरिटी की है। कंपनी रूल्स के मुताबिक इसे हमेशा टीम लीडर के पास रहना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ तो इसे कंपनी को वापस कर देता हूँ। यह देखकर डायरेक्टर कुछ सेकंड्स के लिए शॉक हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे चला जाऊंगा। जिस पर ओल्ड चेन जल्दी से मेरा स्लीव पकड़कर धीरे से बोलता है, ब्रोदरलिन, इतना इंपल्सिव मत बनो। लेकिन मैं उसका हाथ हटाकर वापस अपनी सीट पर लौट जाता हूँ
और फिर हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने लगता हूँ। दोपहर 3 बजे टेस्टिंग टीम मैसेज भेजती है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले स्ट्रेस टेस्ट करना जरूरी है, जिस पर डायरेक्टर वो वर्क ग्रुप में मेरा नाम टैग करते हुए लिखता है, लिन चुआन, आज रात ओवरटाइम करके टेस्टिंग टीम के साथ कोऑपरेट करो, सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए। मैं मैसेज देखता हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। ओल्ड चेन धीरे से पास आकर बोलता है, ब्रदर लिन, डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। जिस पर मैं कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे राइट कॉर्नर में दिख रहा टाइम उसे दिखाता हूँ। उस वक्त शाम के 5:58 हो रहे होते हैं। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, कंपनी रूल्स के हिसाब से आज का वर्किंग टाइम खत्म होने वाला है। इतना बोलते ही क्लॉक सीधा 6 बजे बजा देता है। फिर मैं टाइम पर पंच आउट करता हूँ, अपना सामान उठाता हूँ और ऑफिस से बाहर निकलने लगता हूँ। पीछे से डायरेक्टर वो गुस्से में चिल्लाता है, लिंचुआन वहीं रुक जाओ। लेकिन मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधे एलिवेटर में चला जाता हूँ। एलिवेटर का डोर बंद होते वक्त डायरेक्टर वो का गुस्से से लाल चेहरा धीरे धीरे छिप जाता है। उस मोमेंट लिफ्ट में सिर्फ मैं अकेला खड़ा होता हूँ। ठंडी दीवार से टिकते हुए अचानक मेरे मुंह से हंसी निकल जाती है। पूरे 5 साल बाद पहली बार टाइम पर ऑफिस छोड़ने का एहसास सच में बहुत शानदार लग रहा था। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही पूरे A&D डिपार्टमेंट का माहौल अजीब लग रहा होता है। ओल्ड चेन कॉफी लेकर मेरे पास आता है, फिर धीरे आवाज में बोलता है, ब्रोदरलिन, कल रात नए प्रोडक्ट के लो लेवल सोर्स कोड चेक करते वक्त सिस्टम लगातार कॉन्फ्लिक्ट एरर दिखा रहा था। डायरेक्टर वू ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। लेकिन यह सुनकर भी मैं सिर उठाने की जरूरत तक महसूस नहीं करता। मैं बिना सिर उठाए स्क्रीन पर चल रहे रेगुलर मेंटेनेंस वर्क को ही घूरता रहता हूँ। फिर शांत आवाज में बोलता हूँ, मुझसे क्या लेना देना, मैं तो बस एक नॉर्मल कोडर हूँ जो कंपनी रूल्स को सीरियसली फॉलो करता है। 6 बजे ऑफिस खत्म मतलब काम खत्म। जिस पर ओल्ड चेन बेचैनी में दोनों हाथ रगड़ते हुए बोलता है, लेकिन वह कॉन्फ्लिक्ट वार्निंग उसी बेस आर्किटेक्चर से जुड़ी है जिसे कभी तुमने डिजाइन किया था। नए लोग उस लॉजिक को बिल्कुल नहीं समझते। अगर ऑफिशियल लॉन्च के समय कुछ हो गया तो मैं अपनी रिस्ट वॉच की तरफ नजर डालता हूँ, फिर बिना इमोशन के जवाब देता हूँ, वह प्रॉब्लम टेक्निकल डायरेक्टर को वरी करनी चाहिए। अभी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर रहा हूँ। ऑफिस आवर्स के बाद की चीजें अब मेरी मैनेजमेंट के अंदर नहीं आती। यह सुनकर ओल्ड चेन लंबी सांस छोड़ता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। दोपहर तक डायरेक्टर वो इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है। मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग में सिस्टम वार्निंग्स और सोर्स कोड एरर्स भरे पड़े होते हैं। डायरेक्टर वू का चेहरा बेहद अगली दिख रहा होता है। वह गुस्से में बोलता है, नया प्रोडक्ट अगले हफ्ते लॉन्च होना है, लेकिन अभी बेस सोर्स कोड में कंपैटिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसे कौन सॉल्व करेगा? पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो जाता है। नए प्रोग्रामर्स एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगते हैं। फिर ग्लासेस पहने एक लड़का डरते हुए बोलता है, डायरेक्टर ली, ये बेस आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसे समझने के लिए टाइम चाहिए। टाइम? यह सुनते ही डायरेक्टर वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है। चेयरमैन खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, सारे इन्वेस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, अब कहां से टाइम लाऊं? जिस पर उसकी नजर सीधे मेरी तरफ घूमती है। वह ऊंची आवाज में बोलता है, लिंचुआन, ये सोर्स कोड तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम इसे हैंडल करो। लेकिन मैं फोन स्क्रॉल करते हुए सिर तक नहीं उठाता। फिर आराम से बोलता हूँ, अभी लंच ब्रेक चल रहा है, ये मेरे ऑफिशियल वर्किंग आवर्स में नहीं आता और कंपनी रूल्स के हिसाब से इंटर डिपार्टमेंट कोऑपरेशन प्रॉपर प्रोसेस से होना चाहिए। आप सपोर्ट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यह सुनते ही डायरेक्टर वू का चेहरा सुअर की तरह लाल हो जाता है, जिस पर मैं शांत नजरों से उसकी तरफ देखते हुए आगे बोलता हूँ, और मुझे याद है कंपनी हैंडबुक के आर्टिकल 38 में साफ लिखा है कि ओवर टाइम का पेमेंट या कंपेंसेटरी लीव मिलना चाहिए। तो आप डिसाइड कीजिए, आवरली पेमेंट देंगे या पहले मेरे 80,000 युआन बोनस वापस करेंगे। इतना सुनते ही मीटिंग रूम की हवा जैसे जम जाती है। डायरेक्टर वो काफी देर तक मुझे घूरता रहता है, फिर दांत पीसते हुए बोलता है, ठीक है, बहुत होशियार बन रहे हो। इसके बाद वह नए एम्प्लॉयज की तरफ मुड़कर बोलता है, तुम लोग आज रात ओवर टाइम करोगे, चाहे कुछ भी हो, यह इश्यू खत्म होना चाहिए, और अगर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन लॉजिक को टेम्परेरी डिसेबल कर देना, बस प्रोडक्ट लॉन्च स्मूथली होना चाहिए। यह सुनते ही मेरा दिल कसकर बैठ जाता है। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन बंद करना, यह तो ऐसा था जैसे फायरवॉल का दरवाजा पूरी तरह खोल देना। कोई भी नॉर्मल हैकर आसानी से अंदर घुस सकता था। जिस पर ओल्ड चेन भी घबराकर बोलता है, डायरेक्टर वू, यह रूल्स के खिलाफ है। सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन लो लेवल डिफेंस का कोर पार्ट है। लेकिन डायरेक्टर वो उसे बीच में ही काट देता है, डिसीजन मैंने लिया है, पहले प्रोडक्ट लॉन्च होगा, बाकी बातें बाद में देखेंगे। शाम के ठीक 6 बजे मैं कार्ड स्वाइप करके ऑफिस से निकलने लगता हूँ। A&D डिपार्टमेंट से गुजरते वक्त नए लोग अभी भी कोड को घूरते हुए सिर पकड़कर बैठे होते हैं। स्क्रीन पर रेड वार्निंग्स लगातार ब्लिंक कर रही होती हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय कोड टाइप कर रहा होता है। वह डायरेक्टर वू का ऑर्डर फॉलो करते हुए सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को डिसेबल करने वाला कमांड रन करने की तैयारी कर रहा
होता है। मैं कुछ सेकंड्स तक उस कोड को चुपचाप देखता रहता हूँ। वह डिफेंस सिस्टम बनाने में मैंने पूरे 3 महीने लगाए थे, और अब एक ऐसा न्यू कमर जिसे कंपनी ज्वाइन किए आधा साल भी नहीं हुआ, अजीब कमांड से उसे डिस्ट्रॉय करने जा रहा था, जिस पर ओल्ड चेन पीछे से दौड़कर आता है और धीरे से पूछता है, ब्रोदर लिन, क्या तुम सच में सब इग्नोर कर दोगे? अगर कुछ बड़ा हो गया तो? मैं बैकपैक कंधे पर डालते हुए कोल्ड आवाज में बोलता हूँ, अगर कुछ होगा तो वह डायरेक्टर वो के डिसीजन की वजह से होगा। मैं तो बस एक नॉर्मल कोडर हूँ जिसे हमेशा प्रोजेक्ट बोनस काटने की आदत है। मेरे पास अथॉरिटी क्रॉस करने की हिम्मत नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अचानक मेरा फोन वाइब्रेट करता है। वह सिस्टम की तरफ से आया ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग ईमेल था। उसमें लिखा होता है कि कोर सिक्योरिटी मॉड्यूल मैन्युअली डिसेबल कर दिया गया है। मैं कुछ देर तक उस ईमेल को घूरता रहता हूँ, फिर साइलेंटली डिलीट बटन दबा देता हूँ। रात के 11 बजे डायरेक्टर वो की लगातार आती कॉल्स मेरी नींद तोड़ देती हैं। मैं फोन स्क्रीन देखता हूँ, फिर सीधे कॉल कट कर देता हूँ। इसके बाद करवट बदलकर दोबारा सो जाता हूँ। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। डायरेक्टर वो आंखों के नीचे काले घेरे लिए नए एम्प्लॉयज पर गुस्सा निकाल रहा होता है, लेकिन मेरी नजर बड़ी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर जाती है। वहां फायरवॉल स्टेटस इंडिकेटर ग्रीन से येलो हो चुका होता है। इसका मतलब साफ था, कोई हमारी डिफेंस लाइन को प्रोब कर रहा था। लॉन्च काउंटडाउन के दूसरे दिन रात के 2 बजे अचानक डायरेक्टर वो का फोन पागलों की तरह बजने लगता है। वह नींद में फोन उठाता है और दूसरी तरफ से ऑपरेशन स्टाफ की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, डायरेक्टर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सर्वर पर अचानक अबनॉर्मल एरर्स की भारी मात्रा आ गई है। सिस्टम लोड 90% तक पहुंच चुका है। अगर अभी फिक्स नहीं किया तो पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। यह सुनते ही डायरेक्टर वो एकदम से उठ बैठता है। उसकी पूरी नींद गायब हो जाती है। वह तुरंत लैपटॉप खोलकर रिमोट एक्सेस से सर्वर कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर लाल रंग के एरर लॉग्स भरे पड़े होते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि उसे उन कोड्स की समझ ही नहीं थी जिस पर वह सिर्फ फोन पर ऑर्डर्स देकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। लेकिन ड्यूटी पर बैठा श्याओवांग और ज्यादा पैनिक होने लगता है। कांपती आवाज में वह बोलता है, डायरेक्टर वू, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे एरर्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। यह सुनकर डायरेक्टर वू के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। उसी मोमेंट उसके दिमाग में लिन चुआन का नाम आता है, लेकिन अगले ही पल वह उस थॉट को खुद ही दबा देता है। आखिर कुछ घंटे पहले ही उसने पूरी कंपनी के सामने मेरे 80,000 युआन काटे थे। अब आधी रात को मदद मांगने जाता तो उसकी रिस्पेक्ट कहाँ जाती, जिस पर वह दांत पीसते हुए फैसला लेता है, शाओवांग, उन एरर वार्निंग्स को इग्नोर करो, डायरेक्ट ओवरराइड पैच इस्तेमाल करो, फोर्सफुली सारे एरर कोड्स दबा दो, पहले सिस्टम को चलने दो, बाकी बाद में देखेंगे। शाओवांग कुछ सेकंड्स हेजिटेट करता है, लेकिन आखिरकार ऑर्डर मान लेता है। 10 मिनट बाद स्क्रीन पर चमक रही सारी रेड वार्निंग्स गायब हो जाती हैं। सिस्टम लोड भी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। यह देखकर डायरेक्टर वो राहत की सांस लेता है। उसे लगने लगता है कि उसने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है। फिर वह कॉल डिस्कनेक्ट करके आराम से वापस सो जाता है। अगली सुबह ठीक 9 बजे मैं हमेशा की तरह कार्ड स्वाइप करके ऑफिस पहुंचता हूं, लेकिन सीट पर बैठते ही मुझे एटमॉस्फेयर कुछ अलग महसूस होता है। ओल्ड चेन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। वह मॉनिटरिंग पैनल को घूर रहा होता है और उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। मैं पास जाकर स्क्रीन पर नजर डालता हूं और मेरा दिल तुरंत बैठ जाता है। फायरवॉल का कोर ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल अब नॉर्मल स्टेटस दिखा रहा होता है। सिक्योरिटी लॉग्स में एक हिडन डेटा ब्रीच दिखाई दे रहा था। इसका मतलब साफ था, कोई इंसान या प्रोग्राम नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बायपास करके अंदर घुस चुका था, जिस पर मैं तुरंत पिछली रात के सिस्टम लॉग्स खोलता हूं। लेकिन जितना ज्यादा देखता हूं उतना ही शॉक होता जाता हूं। रात 2:40 बजे शाओवांग ने डायरेक्टर वू के रिमोट ऑर्डर्स पर फोर्स ओवरराइड मेथड इस्तेमाल करके सारे एरर कोड सप्रेस कर दिए थे। लेकिन असल में वह वार्निंग्स सिक्योरिटी मॉड्यूल की इंट्रूजन अलर्ट्स थीं। अब सारे अलर्ट्स दब चुके थे, लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह थी कि फायरवॉल के अंदर एक इनविजिबल लूपहोल पूरी तरह खुल चुका था। यह लूपहोल भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कोई एक्सपीरियंस्ड हैकर चुपचाप अंदर घुसकर सिस्टम में बैकडोर कोड इंस्टॉल कर सकता था। जिस पर ओल्ड चेन धीरे से मेरे पास आकर पूछता है, लिंचुआन, क्या हमें यह बात ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए? मैं दूर कॉफी बना रहे डायरेक्टर वो की तरफ देखता हूँ, फिर दीवार पर चिपके कंपनी मैनेजमेंट रूल्स की तरफ नजर घुमाता हूँ। वहां साफ लिखा होता है कि हायर मैनेजमेंट को बाईपास करके रिपोर्ट करने वाले इंसान को मैनेजमेंट ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला माना जाएगा और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए बोलता हूँ, कंपनी के रूल्स हैं, हमें फॉलो करने चाहिए, और वैसे भी डायरेक्टर वो टेक्निकल हेड हैं, उन्हें हमसे ज्यादा समझ होगी। ओल्ड चेन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में चुप हो जाता है। इतने में डायरेक्टर वो कॉफी कप लेकर हमारे पास आता है। हमें मॉनिटरिंग पैनल घूरते देखकर वह सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, तुम लोग भी बेवजह टेंशन लेते रहते हो, कल रात की प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, अब आराम से लॉन्च प्रिपरेशन करो, हर वक्त घोस्ट्स मत ढूंढते फिरो। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और क्वाइटली सिस्टम लॉग्स वाली विंडो बंद कर देता हूँ। शाम के ठीक 6 बजे मैं टाइम पर ऑफिस छोड़ देता हूँ। कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त होराइजन पर फैला सनसेट खून की तरह लाल दिख रहा होता है। मैं फोन निकालकर माँ का आया मैसेज देखता हूँ।
उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर ने अगले हफ्ते हॉस्पिटल एडमिट होने को कहा है, सर्जरी की प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन माँ फिर भी मुझे पैसे की चिंता ना करने के लिए बोल रही होती है। मैं फोन वापस पॉकेट में डाल देता हूँ और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता हूँ। अब कंपनी की प्रॉब्लम से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सिस्टम में खुला वह हिडन क्रैक अब भी वहीं मौजूद था, बिल्कुल एक साइलेंट टाइम बॉम्ब की तरह जो सही मौके का इंतजार कर रहा था। नए प्रोडक्ट लॉन्च से एक रात पहले पूरा A&D डिपार्टमेंट रोशनी से चमक रहा होता है। हर कोई प्रेशर टेस्ट्स और फाइनल डेटा वेरिफिकेशन में लगा हुआ था। पूरे एटमॉस्फेयर में टेंशन फैली हुई होती है। चेयरमैन सु खुद वहां मौजूद होता है और इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा होता है। यह प्रोडक्ट अगले 3 साल की कंपनी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा था। रात के 8 बजे अचानक मॉनिटरिंग कंसोल में तेज वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। स्क्रीन पर लगातार डेंजरस लूप होल अलर्ट्स पॉपअप होने लगते हैं और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सारे फ्लॉज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की कोर वीकनेस थी। ओल्ड चेन स्क्रीन को घूरते हुए पसीने में भीग जाता है। अगर इन लूप होल्स को तुरंत फिक्स नहीं किया गया तो कल ऑफिशियल लॉन्च के बाद कंपनी का कोर डेटाबेस हैकर्स के लिए खुला मैदान बन जाता, जिस पर डायरेक्टर वू का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। वह ऑफिस में 3 चक्कर लगाता है और आखिरकार अचानक डोर खोलकर मेरी डेस्क तक आ जाता है। वह गुस्सा दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज फिर भी कांप रही होती है। लिंचुआन, सिस्टम में हाई रिस्क लूप होल्स आ गए हैं, तुम्हें अभी तुरंत ओवरटाइम करके इन्हें फिक्स करना होगा, यह ऑर्डर है। मैं सिर उठाकर कंप्यूटर के नीचे दिख रहा टाइम देखता हूँ। रात के 8:15 बज रहे होते हैं। फिर मेरी नजर वॉल पर लगी एम्प्लॉय फोटो पर जाती है। वह फोटो 2 महीने पुरानी होती है, जब मुझे अब भी यकीन था कि मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है। जिस पर मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, डायरेक्टर वू, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि ओवरटाइम के लिए पहले रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कंफर्मेशन जरूरी है, और पिछले महीने का मेरा 80,000 युआन प्रोजेक्ट बोनस भी अभी क्लियर नहीं हुआ। क्या पहले वो अमाउंट सेटल कर सकते हैं? यह सुनते ही डायरेक्टर वू पूरी तरह स्टनड रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी डिमांड रखूंगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दहाड़ते हुए बोलता है, ये कौन सा वक्त है पैसे की बात करने का? कंपनी क्राइसिस में है, तुम टेक्निकल बैकबोन हो, क्या तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? लेकिन मैं शांत तरीके से सिर हिलाता हूँ। डायरेक्टर वू, पहले आपने ही कहा था कि रूल्स कभी ब्रेक नहीं हो सकते। अब मैं भी कंपनी पॉलिसी सीरियसली फॉलो कर रहा हूँ। अगर रिटर्न ओवरटाइम अप्रूवल और ओवरटाइम फी कंफर्मेशन नहीं है तो मैं फ्री में ओवरटाइम नहीं कर सकता, और वह 80,000 युआन मेरा मेहनत का पैसा है। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। यह सुनकर डायरेक्टर वू का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। वह उंगली मेरी तरफ दिखाकर चिल्लाता है, लिंचुआन, तुम कंपनी को थ्रेटन कर रहे हो? मैं खड़ा होकर अपनी कॉलर ठीक करता हूँ, फिर धीरे से बोलता हूँ, डायरेक्टर वू, एम्प्लॉय को फायर करने का भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। कम से कम 30 दिन पहले रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। और भूलिए मत, मेरे पास अभी भी 5 साल का लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इलीगल टर्मिनेशन हुआ तो कंपनी को डबल कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। पूरा ऑफिस एकदम साइलेंट हो जाता है। हर एम्प्लॉय अपना काम रोककर हमारी तरफ देखने लगता है। ओल्ड चेन बीच में आकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी नजर उसे रोक देती है। आखिर में डायरेक्टर वो गुस्से से कांपते हुए बोलता है, बहुत अच्छा लिंचुआन, कल प्रोडक्ट लॉन्च के बाद सबसे पहला इंसान जिसे मैं कंपनी से निकालूंगा वह तुम होगे। फिर देखता हूँ इस इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करते हो। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और अपना बैकपैक उठाकर निकलने लगता हूँ। ओल्ड चेन धीरे से मेरे पास आकर बोलता है, लिंचुआन, कम से कम हेल्प तो कर दो। अगर सच में कुछ हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैं कुछ सेकंड्स रुकता हूँ, मॉनिटरिंग स्क्रीन पर चमकती लाल वार्निंग्स को देखता हूँ, फिर डायरेक्टर वू के पीले पड़ चुके चेहरे की तरफ नजर डालता हूँ, जिस पर मैं कोल्ड आवाज में बोलता हूँ, ब्रोदर चेन, मैं तो बस एक छोटा कोडर हूँ, कंपनी रूल्स वायलेट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे सीधे एलिवेटर की तरफ चला जाता हूँ। पीछे से डायरेक्टर वू की चीजें तोड़ने की आवाजें और चेयरमैन सू की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई देती रहती है। एलिवेटर डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। मैं ठंडी दीवार से टिककर आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी फोन वाइब्रेट करता है। वह हॉस्पिटल की तरफ से आया पेमेंट रिमाइंडर था। माँ की सर्जरी डिपॉजिट में अभी भी 50,000 युआन कम थे। कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते ही ठंडी हवा चेहरे से टकराती है। शुरुआती ऑटम की चिली फीलिंग पूरे शरीर में फैल जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ। बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर अब भी लाइट्स जल रही होती हैं। वहां एक ऐसी इमरजेंसी फायर फाइट चल रही थी जिसमें अब मेरी कोई मौजूदगी नहीं थी। और कल वही दिन था जब मिरेकल देखने को मिलने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू बेहद शानदार तरीके से सजाया गया था। 5 स्टार होटल का बैंक्वेट हॉल रिपोर्टर्स और बिजनेस जायंट से भरा हुआ था। पूरी वॉल पर वॉल पर जायंट एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर कंपनी लोगो चमक रहा होता है। चेयरमैन सू एक्सपेंसिव सूट पहनकर स्टेज के बीचों बीच खड़ा था और बड़े कॉन्फिडेंस से पूरे 1 साल में बने सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन दे रहा था। नीचे फ्रंट रो में बैठे इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन संतुष्टि से सिर हिला रहे होते हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पूरे 200 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। अब उन्हें बस लॉन्च के बाद यूजर्स एक्सप्लोजन और कंपनी वैल्यूएशन डबल होने का इंतजार था। ठीक सुबह 10 बजे चेयरमैन सू सिंबॉलिक लॉन्च बटन दबाता है। स्क्रीन पर यूजर रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ने लगते हैं। हर सेकंड सैकड़ों नए यूजर्स प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे होते हैं।
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन बैकस्टेज टेक्निकल एरिया में खड़ा डायरेक्टर वो मॉनिटरिंग पैनल को घूर रहा होता है। उसके माथे पर लगातार पसीना निकल रहा था। कल रात उसने 2 आउटसोर्स्ड टेक्निकल टीम्स को इमरजेंसी में बुलाया था। वे पूरी रात जागकर बग्स पैच कर रहे थे। हालांकि सारे डेंजरस लूप होल्स पूरी तरह फिक्स नहीं हुए थे, लेकिन कम से कम सबसे ऑब्वियस क्रैक्स को टेम्पररी कवर जरूर कर दिया गया था। वो खुद को दिलासा देता है कि शायद वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों को किसी तरह झेल लेगा। 10:15 पर रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 1 लाख के पार चली जाती है, जिस पर मीडिया के फ्लैश लाइट्स लगातार चमकने लगती हैं। चेयरमैन तो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर इंटरव्यू देना शुरू करता है। फिर 10:23 पर अचानक सर्वर ट्रैफिक में कुछ अजीब बदलाव दिखने लगता है। मॉनिटरिंग बोर्ड पर डेटा ग्राफ्स किसी हार्ट बीट मॉनिटर की तरह पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगते हैं। यह देखकर ओल्ड चेन का चेहरा तुरंत बदल जाता है, जिस पर वो गंभीर आवाज में कहता है, कुछ गड़बड़ है। यह ट्रैफिक पैटर्न नॉर्मल यूजर्स जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जिस पर डायरेक्टर इनको थोड़ा पास आकर धीरे से कहता है, शायद किसी एरिया के यूजर्स एक साथ लॉग इन कर रहे होंगे। चिंता की बात नहीं है। लेकिन 10:25 पर फर्स्ट फायरवॉल लेयर की वार्निंग लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं, जिसके तुरंत बाद सेकंड लेयर भी वार्निंग देने लगती है, और फिर थर्ड लेयर डोमिनो कार्ड्स की तरह एक के बाद एक कोलैप्स होने लगती है। यह देखकर ओल्ड चेन के हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल ट्रैफिक स्पाइक नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड हैकर अटैक है। फिर 10:27 पर हॉल का जायंट स्क्रीन अचानक काला पड़ जाता है, जिस पर पूरा हॉल शोर से भर जाता है। चेयरमैन तो की स्माइल उसके चेहरे पर ही जम जाती है, जबकि टेक्निकल स्टाफ पागलों की तरह कीबोर्ड्स पर टाइपिंग करते हुए सिस्टम रिस्टोर करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही स्क्रीन दोबारा ऑन होता है, सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है। पूरे स्क्रीन पर एक स्कल एनिमेशन दिखाई देने लगता है, जिसके नीचे ब्लड रेड फॉन्ट में धीरे धीरे इंग्लिश वर्ड्स उभरते हैं, यू केम टू थिंक यू वॉन गाइज। यह देखते ही पूरा हॉल केओस में बदल जाता है। रिपोर्टर्स अपने फोन्स निकालकर लगातार फोटोज लेने लगते हैं। वहीं इन्वेस्टर्स के डायरेक्टर शेन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है, जिस पर चेयरमैन तो गुस्से में बैकस्टेज की तरफ दौड़ते हुए डायरेक्टर इनगो पर चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर इनगो पूरा कांपते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहता है, मुझे नहीं पता, शायद हैकर्स ने अटैक किया है, हम अभी इसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैकर कोडनेम जीवाई अंडरग्राउंड हैकर फोरम्स की दुनिया का एक लेजेंड माना जाता है, जिसने काफी समय पहले से इस प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रखा था। वह अनपैच्ड सिक्योरिटी लूप होल्स का फायदा उठाकर पिछले कई दिनों से सिस्टम के अंदर छिपा बैठा था, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बढ़ा हुआ ट्रैफिक उसके लिए परफेक्ट मौका बन जाता है। 10:30 पर जीवाई अपना पहले से प्लान्ड DDoS अटैक शुरू कर देता है, जिसके साथ उसका इंट्रूजन प्रोग्राम भी एक्टिवेट हो जाता है। जिन सिक्योरिटी लूपहोल्स को डायरेक्टर इनगो ने इग्नोर किया था, वही अब हैकर के लिए सीधे अंदर घुसने वाला हाईवे बन जाते हैं। फिर जायंट स्क्रीन पर मौजूद स्कल बोलना शुरू कर देता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज्ड वॉइस पूरे हॉल में गूंजने लगती है, तुम लोगों का सिस्टम कागज जितना कमजोर है, और उस बेवकूफ टेक्निकल डायरेक्टर का शुक्रिया जिसने मेरे लिए दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। यह सुनते ही डायरेक्टर इनगो का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं और वो लगभग जमीन पर गिरने ही वाला होता है, जिस पर मीडिया रिपोर्टर्स और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा टेक स्कैंडल बन चुका होता है। फ्लैश लाइट्स और तेजी से चमकने लगती हैं, और काउंटलेस कैमरों स्टेज की तरफ घूम जाते हैं, जहां चेयरमैन तो पूरी तरह घबराया हुआ खड़ा होता है। वहीं बैकस्टेज मॉनिटरिंग रूम में सारी डिफेंस सिस्टम्स एक एक करके कोलैप्स होने लगती हैं। ओल्ड चेन होपलेस होकर स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल होते इंट्रूजन लॉग्स को देखता रहता है। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, इस बार सच में खत्म हो गया। और उसी समय मैं हॉस्पिटल कॉरिडोर की बेंच पर अपनी माँ के साथ सर्जरी चेकअप के लिए वेट कर रहा होता हूँ। तभी मेरा फोन लगातार वाइब्रेट होने लगता है। कंपनी के कॉलीग्स एक के बाद एक मैसेजेस भेज रहे होते हैं, लेकिन मैं बिना देखे ही फोन स्विच ऑन ऑफ कर देता हूँ। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन पूरी तरह डिजास्टर में बदल चुका होता है। चेयरमैन तो गुस्से से भरा बैक स्टेज में घुसता है, जबकि इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन उसके पीछे पीछे आता है। उसके नीट सूट के पीछे छिपा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर हॉल के अंदर मौजूद मीडिया चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। टेक न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आने लगती हैं, और हर हेडलाइन पिछली से ज्यादा शॉकिंग दिखाई देती है, जिस पर डायरेक्टर इनगो चेयर पर गिर जाता है। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा रहता है, जबकि उसके चेहरे से पसीना लगातार बह रहा होता है। मॉनिटरिंग बोर्ड पर दिख रहा डेटा पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहा होता है। हैकर अटैक ऐसे आगे बढ़ रहा होता है जैसे वहां कोई डिफेंस मौजूद ही ना हो। हैकर्स सिस्टम के अंदर फ्रीली घूमते हुए यूजर डेटाबेस तक पहुंचने लगते हैं। एक्सेस लॉग्स तेजी से स्क्रॉल होने लगते हैं, और हर नई लाइन का मतलब होता है कि बड़ी मात्रा में यूजर डेटा चोरी किया जा रहा है।
जिस पर चेयरमैन तो चिल्लाते हुए कहता है, हैकर्स फर्स्ट सिक्योरिटी लाइन तोड़ चुके हैं, वो अब कोर डेटाबेस में घुस रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो सिर्फ 10 मिनट में पूरा प्राइवेट यूजर डेटा चोरी हो जाएगा। यह सुनकर डायरेक्टर शेन जोर से टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है, 10 मिनट? तुम्हारी सिक्योरिटी बस इतनी ही है? हमने 200 मिलियन युआन इन्वेस्ट किए और तुम लोग एक हैकर तक नहीं रोक पा रहे? फिर चेयरमैन तो गुस्सा दबाते हुए डायरेक्टर निगो से कहता है, तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो, अटैक सोर्स बंद करो और कोर डेटा को बचाओ। जिस पर डायरेक्टर निगो पैनिक में खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की असली समझ होती ही नहीं है, इसलिए वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज के दम पर ब्लाइंडली ऑन ऑर्डर्स देने लगता है। वो कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को घूरता रहता है और फिर अचानक उसे एक तरीका सूझता है जिसे वो जीनियस सॉल्यूशन समझ लेता है। जल्दी मेन पावर कट करो, पूरे सर्वर को फिजिकली शट डाउन करके सीधे रीस्टार्ट करो। यह सुनते ही ओल्ड चेन शॉक में आ जाता है और तुरंत चिल्लाता है, डायरेक्टर निगो, ऐसा मत कीजिए, सिस्टम अभी हेवी लोड पर चल रहा है। अचानक पावर कट करने से फिजिकल डेटा डैमेज हो सकता है। लेकिन डायरेक्टर निगो उसकी बात काटते हुए चिल्लाता है, अब टाइम नहीं है, मेरी बात मानो, तुरंत पावर ऑफ करके उस हैकर को बाहर फेंको। जिस पर सारे टेक्निकल स्टाफ एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें ऑर्डर मानना ही पड़ता है। सर्वर रूम आता, सर्वर रूम का ड्यूटी स्टाफ कांपते हाथों से इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा देता है और अगले ही पल सारे सर्वर्स एक साथ बंद हो जाते हैं। मॉनिटरिंग पैनल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद सर्वर दोबारा बूट होना शुरू करते हैं। कूलिंग फैंस की आवाज फिर से गूंजने लगती है। यह देखकर डायरेक्टर निगो राहत की सांस लेता है। उसे लगने लगता है कि उसने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद उसका चेहरा किसी डेड पर्सन से भी ज्यादा खराब दिखाई देने लगता है, क्योंकि सिस्टम 30% बूट होने के बाद ही फ्रीज हो जाता है। असल में पावर लॉस के उसी मोमेंट पर कोर प्लेटफॉर्म डेटा फिजिकली करप्ट हो चुका होता है। जो फाइल्स उस समय राइट हो रही थीं, वे फोर्सफुली इंटरप्ट होने की वजह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पूरा डेटाबेस अनरीडेबल गार्बेज में बदल जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हैकर बाहर निकला ही नहीं था, वो पहले से ही सिस्टम के अंदर कई हिडन बैकडोर्स इंस्टॉल कर चुका होता है, इसलिए रीस्टार्ट उसके लिए सिर्फ मामूली डिस्टर्बेंस बनकर रह जाता है। जैसे ही सर्वर्स दोबारा स्टार्ट होते हैं, उसका अटैक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर से डेटा डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ओल्ड चेन कांपती आवाज में एरर लॉग्स को देखते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, प्लेटफॉर्म डेटा करप्ट हो चुका है, सिस्टम अब कभी प्रॉपर्ली बूट नहीं होगा और हैकर अभी भी अंदर मौजूद है, अब वो जो चाहे कर सकता है। यह सुनते ही चेयरमैन तो का चेहरा हरे से सफेद पड़ जाता है। वो डायरेक्टर निगो को घूरते हुए कहता है, तुमने आखिर किया क्या है? जिस पर डायरेक्टर निगो के होंठ कांपने लगते हैं। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। कोल्ड स्वेट उसकी पूरी शर्ट भिगो देता है। फिर डायरेक्टर शेन तुरंत अपना फोन निकालता है और दूसरी तरफ चिल्लाते हुए कहता है, तुरंत लीगल टीम से कांटेक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस अभी शुरू करो। और ठीक उसी पल जायंट स्क्रीन पर वो स्कल इमेज एक बार फिर से दिखाई देने लगता है। जीवाई की इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइज्ड वॉइस मजाक उड़ाते हुए पूरे हॉल में गूंजने लगती है, तुम लोगों के कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। फोर्स शटडाउन की वजह से फायरवॉल पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। अब चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। यह सुनते ही हॉल में मौजूद मीडिया पूरी तरह पागल हो जाती है। काउंटलेस कैमरों सीधे जायंट स्क्रीन की तरफ घूम जाते हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब प्रोडक्ट लॉन्च नहीं बल्कि एक ऐसी पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर बन चुकी होती है जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है। वहीं बैकस्टेज टेक्निकल टीम फिर से डेड साइलेंस में डूब जाती है, क्योंकि अब हर किसी को समझ आ चुका होता है कि असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ है। सिस्टम पूरी तरह फ्रीज हो चुका होता है, हैकर अब भी अंदर हैवोक मचा रहा होता है और एकमात्र इंसान जो इस सिचुएशन को बचा सकता था वो इस समय अपनी मां के साथ हॉस्पिटल में बैठा होता है। ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। फिर सर्वर क्रैश की खबर इंटरनेट पर किसी वायरस की तरह फैलने लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव स्ट्रीम, हाईजैक होने वाला वीडियो सिर्फ आधे घंटे के अंदर सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंडिंग सर्चेस में टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है, जिस पर योंकिंग कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के कमेंट सेक्शन पूरी तरह कोलैप्स हो जाते हैं। न्यूली रजिस्टर्ड यूजर्स डिस्कवर करते हैं कि वे लॉग इन ही नहीं कर पा रहे। जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए थे उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा कहां गायब हो गया। कस्टमर केयर हॉटलाइंस लगातार रिंग होने लगती हैं। डजन्स ऑफ कॉल सेंटर एम्प्लॉयज फोन उठाते उठाते पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन हर कोई बस एक ही लाइन दोहराता रहता है, हम इश्यू को अर्जेंटली फिक्स कर रहे हैं, कृपया पेशेंटली वेट करें। लेकिन यूजर्स का पेशेंस कब का खत्म हो चुका होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कलेक्टिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ सीधे पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और कई लोग मीडिया कंपनीज को टैग करके इस स्कैंडल को एक्सपोज करने की मांग करने लगते हैं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर टॉपिक व्यूज 300 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं और कंपनी का नाम हिस्ट्री की सबसे खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस के टैग के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है। दोपहर 2 बजे जैसे ही स्टॉक मार्केट खुलता है, कंपनी के शेयर्स बिना रुके नीचे गिरने लगते हैं। मेजर शेयर होल्डर्स पैनिक में अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर्स डर कर मार्केट से भागने लगते हैं। सेल ऑनर्स तुरंत लिमिट तक पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल मीडिया लगातार ब्रेकिंग न्यूज पुश करने लगती है। एक टेक कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ एक दिन में 300 मिलियन युआन से ज्यादा एवेपोरेट हो गई।
गई। यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावट बन चुकी है, जिस पर चेयरमैन तो अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसके सामने 7 से 8 फोन्स पड़े होते हैं और हर फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा होता है। बोर्ड मेंबर्स, पार्टनर्स, एडवर्टाइजर्स, हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा होता है, सिस्टम आखिर कब रिस्टोर होगा? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। A&D डिपार्टमेंट से आने वाली हर नई रिपोर्ट पिछली से ज्यादा होपलेस होती जाती है। सिस्टम पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुका होता है, डेटा सीरियसली करप्ट हो चुका होता है, यहाँ तक कि हायर एक्सटर्नल टीम्स भी सिर्फ लॉग्स देखकर सिर हिलाते हुए वापस लौट जाती हैं। फिर शाम 3 बजे इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन का कॉल आता है। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी होती है। चेयरमैन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी काउंटरपार्ट एग्रीमेंट याद होगी। प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के 3 महीने के अंदर मंथली एक्टिव यूजर्स 5 मिलियन पहुंचने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको मेरे 30% शेयर्स बाय बैक करने होंगे। यह सुनते ही चेयरमैन तो के हाथ कांपने लगते हैं। वो मुश्किल से कहता है, डायरेक्टर शेन, हम इसे जल्द ठीक कर देंगे। यह सिर्फ टेम्पररी टेक्निकल इश्यू है। लेकिन डायरेक्टर शेन तुरंत उसकी बात काट देता है। टेक्निकल इश्यू? पूरी इंटरनेट दुनिया अभी तुम लोगों को जोक की तरह देख रही है। यूजर्स का ट्रस्ट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। अगर आज तुम सिस्टम फिक्स भी कर लो, तब भी कौन तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज करेगा? फिर वो ठंडी आवाज में आगे कहता है, अगर सुबह होने से पहले सिस्टम रिस्टोर नहीं हुआ तो मैं तुरंत कॉम्पेंसेशन प्रोसेस एक्टिवेट कर दूंगा। एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें इन्वेस्टमेंट लॉस का 3 गुना कॉम्पेंसेट करना होगा, यानी पूरे 600 मिलियन युआन। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऑफिस में डेड साइलेंस छा जाता है। 600 मिलियन युआन कंपनी अकाउंट में, इतना पैसा तो छोड़ो, पूरी कंपनी बेच देने के बाद भी ये अमाउंट पूरा नहीं हो सकता था। जिस पर चेयरमैन तो अचानक ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधे A&D डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ जाता है। वहां डायरेक्टर नगो गुस्से में टेक्निकल स्टाफ पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज सिर झुकाकर खामोश खड़े रहते हैं। पूरे ऑफिस का एटमॉस्फेयर इतना हैवी होता है कि कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं करता। फिर चेयरमैन तो सीधे डायरेक्टर नगो की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, मुझे बताओ, ये आखिर कब तक ठीक होगा? डायरेक्टर नगो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, चेयरमैन, तो मैंने 3 एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंपनी से कांटेक्ट किया है, लेकिन सिस्टम लॉग्स देखने के बाद सबने कहा कि प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे शॉर्ट टाइम में रिपेयर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही चेयरमैन तो उसके कॉलर को छोड़ देता है। उसका पूरा शरीर ऐसे लग रहा होता है जैसे सारी ताकत निकल चुकी हो। फिर वो अचानक किसी बात को याद करता है, लिनशुआन कहाँ है? लिनशुआन को बुलाओ, वही इसे फिक्स करेगा। लेकिन यह सुनते ही पूरा ऑफिस साइलेंस में डूब जाता है, जिस पर ओल्ड चेन धीरे से कहता है, लिनशुआन ने आज लीव ली थी। वो अपने फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल लेकर गया है और उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। यह सुनकर चेयरमैन तो अचानक फ्रीज हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर नगो ने पब्लिकली लिनशुआन का 80,000 युआन का प्रोजेक्ट बोनस काट लिया था। और कल रात जब सिस्टम में हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी दिखाई दी थी, तब भी डायरेक्टर नगो ने लिनशुआन की सारी कंडीशंस रिजेक्ट कर दी थी। उसी समय हैकर जी वाई की तरफ से पहला रैंसम ईमेल आता है। ईमेल का टाइटल बेहद सिंपल होता है, क्या तुम अपना डेटा वापस चाहते हो? और ईमेल के अंदर सिर्फ एक लाइन और एक नंबर लिखा होता है, 1000 बिटकॉइन। करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से 1000 बिटकॉइन की वैल्यू 40 मिलियन युआन से ज्यादा होती है। चेयरमैन तो उस ईमेल को घूरता रहता है। उसकी कनपटी लगातार फड़क रही होती है। एक तरफ इन्वेस्टर को 600 मिलियन युआन कंपेंसेशन देना था और दूसरी तरफ हैकर को 40 मिलियन युआन रैंसम। दोनों रास्ते सीधे मौत की तरफ जा रहे होते हैं। और इस पूरे केओस के बीच एकमात्र इंसान जो शायद कंपनी को बचा सकता था, वो इस समय हॉस्पिटल की लंबी बेंच पर अपनी मां के साथ सर्जरी अपडेट का इंतजार कर रहा होता है। उसे इन सब चीजों की स्लाइटेस्ट खबर तक नहीं होती। शाम 6 बजे चेयरमैन तो कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को साथ लेकर फिर से A&D डिपार्टमेंट में पहुंचता है। उसका चेहरा इतना डार्क दिखाई दे रहा होता है जैसे अभी पानी टपकने लगेगा। पूरे ऑफिस में मौजूद लोग अपना काम रोक देते हैं। कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। फिर चेयरमैन तो पूरे ऑफिस पर नजर घुमाते हुए भारी आवाज में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन सा तरीका यूज करते हो, लेकिन सुबह होने से पहले सिस्टम हर हालत में ठीक होना चाहिए। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हुई तो यहाँ मौजूद हर इंसान बाहर फेंक दिया जाएगा। जिस पर डायरेक्टर नगो माथे का पसीना पोंछते हुए हकलाकर कहता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म डेटा बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, हमें सच में और टाइम चाहिए। ये सुनते ही चेयरमैन तो जोर से टेबल पर मुक्का मारता है। टाइम? मैंने तुम्हें कम टाइम दिया था क्या? सुबह से अब तक पूरे 8 घंटे बीत चुके हैं और तुम्हारे पास अभी भी यही रिजल्ट है? फिर ओल्चन हिम्मत करके आगे आता है। चेयरमैन तो ये पूरा प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर लिनशुआन ने अकेले बनाया था। सिर्फ वही हर मॉड्यूल की लॉजिक प्रॉपर्ली समझता है। अगर लिनशुआन वापस आ जाए तो शायद, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, डायरेक्टर नगो का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो अचानक बीच में बोल पड़ता है, चेयरमैन तो इसका लिनशुआन से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हैकर अटैक की वजह से हुआ है। कोई भी यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। जिस पर चेयरमैन तो ठंडी नजरों से डायरेक्टर नगो को घूरते हुए
पूछता है, तो फिर मुझे यह बताओ, आखिर हैकर हमारी डिफेंस लाइन इतनी आसानी से तोड़ कैसे पाया? आखिर सिस्टम में इतनी खतरनाक सिक्योरिटी लूपहोल कैसे आ सकती है? यह सुनकर डायरेक्टर मो अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, जिस पर चेयरमैन सू तुरंत ओल्ड चेन की तरफ मुड़कर कहता है, अभी तुमने क्या कहा था? साफ साफ बताओ। ओल्ड चेन कुछ सेकंड तक हिचकिचाता है, जिसके बाद वह गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है, चेयरमैन सू, असल में सिस्टम लॉन्च होने से पहले ही हाई रिस्क लूप होल्स डिटेक्ट हो चुके थे। लिन शुआन ने उस समय वार्निंग भी दी थी। इतना कहते हुए वह डायरेक्टर मो की तरफ देखता है, लेकिन टाइम बहुत कम था, जिस पर डायरेक्टर मो ने फैसला किया कि पहले सिस्टम लॉन्च करो, बाद में फिक्स कर लेंगे। यह सुनते ही चेयरमैन सू का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। फिर वह ठंडी आवाज में पूछता है, और कुछ? जिस पर ओल्ड चेन गहरी सांस लेकर पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाएं बताना शुरू करता है। डायरेक्टर वू के जबरदस्ती सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन बंद करवाने से लेकर आधी रात को लिटिल वॉन्ग को एरर कोड ओवरराइड करने का ब्लाइंड ऑर्डर देने तक, और फिर कल रात लिन शुआन की ओवरटाइम कंडीशंस ठुकराने तक, हर एक बात चेयरमैन सू के दिल में चाकू की तरह चुभती चली जाती है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सिर झुकाकर खड़ा रहता है और कोई भी डायरेक्टर वू की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता है। जिस पर चेयरमैन सू धीरे धीरे मुड़कर डायरेक्टर वू को घूरता है और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछता है, अब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बचा है? यह सुनकर डायरेक्टर वू का पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन अचानक जैसे उसे कोई आखिरी उम्मीद मिल गई हो, वह जोर से चिल्लाता है, चेयरमैन सू, यह सब लिन शुआन की साजिश है। जिस पर वह जल्दी जल्दी बोलना जारी रखता है। उसने जानबूझकर सोर्स कोड में बैकडोर छोड़ा था और फिर हैकर्स के साथ मिलकर कंपनी पर अटैक करवाया। आखिर हैकर हमारे सिस्टम को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता था? वह इतना एक्यूरेट अटैक कैसे कर सकता था? जरूर लिन शुआन ने ही कोर सोर्स कोड लीक किया है। यह सुनते ही पूरा ऑफिस हंगामे में बदल जाता है। कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। जिस पर ओल्ड चेन गुस्से से लाल होकर चिल्लाता है, डायरेक्टर मो, किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लिन शुआन पिछले 5 सालों से कंपनी में काम कर रहा है, उसने आज तक कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन डायरेक्टर मो तुरंत पलटकर बोलता है, तो फिर सबसे जरूरी समय पर उसने ओवरटाइम करने से मना क्यों किया? कंपनी को मुश्किल में देखकर भी वह चुप क्यों रहा? अगर यह बदला नहीं है तो और क्या है? यह सुनकर चेयरमैन सू हाथ उठाकर दोनों की बहस रोक देता है। फिर वह कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जिसके बाद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, ओल्ड चेन, तुरंत सभी सर्वर सील करो और पिछले 1 महीने के सारे ऑपरेशन लॉग्स निकालो। मैं हर कोर कोड मॉडिफिकेशन रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। इसके बाद वह डायरेक्टर वू की तरफ मुड़ कहता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि यह सब लिन शुआन ने किया है, तो मैं खुद पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। वह अपनी बात पूरी नहीं करता है, लेकिन उसकी अधूरी बात में छुपी धमकी हर किसी को साफ समझ आ जाती है। म्यूजिक उसी समय हैकर गोसी का दूसरा ईमेल आता है, लेकिन इस बार उसमें रैंसम नहीं बल्कि एक वीडियो होता है। वीडियो में गोसी वॉइस चेंजर के जरिए मजाक उड़ाते हुए कहता है, सुना है तुम लोग अंदर के गद्दार को ढूंढ रहे हो, बेकार मेहनत मत करो, ये सब तुम्हारी खुद की बेवकूफी की वजह से हुआ है, किसी और की वजह से नहीं। चलो तुम्हें एक हिंट देता हूँ, रात 2:40 बजे का ऑपरेशन लॉग देखो। वह जीनियस जिसने सिक्योरिटी सोर्स कोड को जबरदस्ती ओवरराइट किया था, उसने तो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। यह सुनते ही चेयरमैन सू का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वह स्क्रीन पर दिख रहे समय को घूरता है और फिर कुर्सी पर कांपते हुए बैठे डायरेक्टर वू की तरफ देखता है। अब सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। रात 11 बजे के बाद भी रिलीज डिपार्टमेंट की लाइट्स जल रही होती हैं। अगली सुबह ओल्ड चेन 2 टेक्निकल बैकबोन एम्प्लॉयज को लेकर पूरे 4 घंटे तक सिस्टम के सारे ऑपरेशन लॉग्स निकालता है और उन्हें टाइमलाइन के हिसाब से एक डिटेल्ड रिपोर्ट में अरेंज करता है, जिस पर चेयरमैन सू मीटिंग रूम में बैठा होता है। उसके सामने प्रोजेक्टर पर काउंटलेस लॉग्स दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर मो कमरे के कोने में खड़ा कांप रहा होता है। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है और उसके पैर लगातार कांप रहे होते हैं। इसके बाद ओल्ड चेन पहला डॉक्यूमेंट खोलता है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह डायरेक्टर वू के दिल पर वार करता जाता है। यह लॉन्च से 3 दिन पहले का लॉग है। उस समय सिस्टम ने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स में कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट किया था, जिस पर लिन शुआन ने ऑफिस से निकलने से पहले एक रिस्क वार्निंग रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रोजेक्टर पर तुरंत लिन शुआन की रिपोर्ट दिखाई देती है। टाइम स्टैम्प साफ दिखा रहा होता है, शाम के 5:55 बजे, यानी ऑफिस ऑफ होने से सिर्फ 5 मिनट पहले। रिपोर्ट में रेड कलर से मार्क किए गए सारे रिस्क पॉइंट्स इस बार हुए हैकर अटैक के ब्रेक थ्रू पॉइंट से पूरी तरह मैच कर रहे होते हैं। यह देखकर चेयरमैन सू स्क्रीन को घूरता रह जाता है और उसकी कनपटी की नसें फड़कने लगती हैं। जिस पर ओल्ड चेन आगे बोलता है, लेकिन अगले दिन मीटिंग में डायरेक्टर मो ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उसका कहना था कि लॉन्च प्रोग्रेस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके तुरंत बाद उसने सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स का एक हिस्सा बंद करने का ऑर्डर दिया और सिस्टम मेंटेनेंस का काम लिटिल वॉन्ग को सौंप दिया, जो अभी नया था और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। इसके बाद प्रोजेक्टर पर डायरेक्टर मो द्वारा भेजा गया वर्क इंस्ट्रक्शन ईमेल दिखाई देता है। सारे इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखे हुए होते हैं, जिन्हें अब झूठलाना नामुमकिन था। यह देखकर डायरेक्टर मो के होंठ कांपने लगते हैं।
वह जल्दी से सफाई देते हुए बोलता है, मैंने ये सब सिर्फ प्रोग्रेस मेंटेन करने के लिए किया था। इन्वेस्टर्स लगातार प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन चेयरमैन सू उसे सिर्फ ठंडी नजरों से देखता है और कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद ओल्ड चेन तीसरा डॉक्यूमेंट खोलता है। यह लॉन्च से एक रात पहले का रिकॉर्ड है। रात 2:40 बजे सिस्टम ने इंट्रूशन वार्निंग दी थी, लेकिन नाइट शिफ्ट पर मौजूद लिटिल वांग ने डायरेक्टर वू के रिमोट इंस्ट्रक्शंस के तहत फोर्स ओवरराइड मेथड इस्तेमाल करके सारे एरर अलर्ट्स ब्लॉक कर दिए। प्रोजेक्टर पर डिटेल्ड ऑपरेशन लॉग्स दिखाई देते हैं। हर कमांड के साथ एपीआई एड्रेस और ऑपरेटर इंफॉर्मेशन साफ नजर आ रही होती है, और उन सभी कमांड्स पर डायरेक्टर वू का अकाउंट साफ लिखा हुआ होता है। इसका मतलब साफ था, उन सभी फेटल गलत ऑर्डर्स का जिम्मेदार वही था। जिस पर ओल्ड चेन भारी आवाज में आगे कहता है, ये सभी अलर्ट्स सिक्योरिटी मॉड्यूल द्वारा भेजी गई इंट्रूजन वार्निंग्स थीं, लेकिन इन्हें जबरदस्ती ब्लॉक करने के बाद हैकर ने सिस्टम में कई बैकडोर्स इंस्टॉल कर दिए ताकि आज का अटैक प्रिपेयर किया जा सके। यह सुनते ही डायरेक्टर वू कुर्सी पर ढेर होकर बैठ जाता है। उसका चेहरा किसी मरे हुए इंसान से भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। इसके बाद ओल्ड चेन आखिरी डॉक्यूमेंट खोलता है। यह कल रात का रिकॉर्ड है। सिस्टम ने एक बार फिर हाई रिस्क लूपहोल वार्निंग दी थी, जिस पर लिन शुआन ने प्रोजेक्ट बोनस पेमेंट रिलीज करने और ओवरटाइम कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट की मांग की थी, लेकिन डायरेक्टर मो ने साफ मना कर दिया। उसके बाद लिन शुआन सही समय पर ऑफिस से चला गया। पूरा प्रोसेस कंपनी रूल्स के हिसाब से बिल्कुल सही था। प्रोजेक्टर पर लिन शुआन और डायरेक्टर वू की चैट हिस्ट्री दिखाई देती है। साथ ही ऑफिस सर्विलांस वीडियो भी चलने लगता है। वीडियो में लिन शुआन शांत तरीके से अपना सामान पैक करता है और टाइम पर ऑफिस छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर वू उसकी पीठ की तरफ उंगली दिखाकर लगातार गालियां देता रहता है। यह देखकर चेयरमैन सू अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। शुरू से लेकर आखिर तक यह पूरी डिजास्टर डायरेक्टर वू की इग्नोरेंस और एरोगेंस की वजह से हुई थी। इसका लिन शुआन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद ओल्ड चेन प्रोजेक्टर बंद करता है और आखिरी बात कहता है, इसके अलावा मैंने लिन शुआन के बैंक रिकॉर्ड्स और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी चेक की है। वहां भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली है। पिछले कुछ दिनों से ऑफिस आवर्स के बाद भी वह लगातार हॉस्पिटल में अपनी मां की देखभाल कर रहा था, यहां तक कि उसका फोन भी बंद था। यह सुनते ही मीटिंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है, जिस पर चेयरमैन सू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और डायरेक्टर वू को घूरते हुए हर शब्द पर जोर देकर पूछता है, अब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बचा है? लेकिन डायरेक्टर वू के होंठ कांपते रहते हैं और आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उसका पूरा शरीर ऐसे ढीला पड़ जाता है जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां निकाल ली हों, जिसके बाद वह सीधे कुर्सी पर ढेर होकर गिर जाता है। यह देखकर चेयरमैन सू खड़ा हो जाता है और ठंडी आवाज में कहता है, अभी इसी वक्त मुझे बताओ, लिन शुआन किस हॉस्पिटल में है? इसके बाद वह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है। रात के 12:20 बज चुके होते हैं। इन्वेस्टर्स द्वारा दिए गए अंतिम अल्टीमेटम में अब सिर्फ 6 घंटे से भी कम समय बचा होता है और कंपनी को बचाने वाला इकलौता इंसान अभी तक इस बात से अनजान होता है कि यहाँ क्या कुछ हो चुका है। रात 1 बजे म्यूजिक सिटी पीपल्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी हॉल में अब भी तेज रोशनी जल रही होती है। मैं हॉलवे की लंबी बेंच पर बैठा होता हूँ और हाथ में ठंडी हो चुकी कॉफी पकड़े रहता हूँ। मां सर्जरी से पहले वाला आखिरी चेकअप अभी अभी खत्म हुआ था। नर्स ने बताया था कि सुबह होते ही उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाया जाएगा। साथ ही उसने मुझे याद दिलाया कि बाकी बचे 50,000 युआन डिपॉजिट जल्द से जल्द जमा करवाने होंगे, जिस पर मैं अपने बैंकिंग ऐप का बैलेंस चेक करता हूँ। उसमें सिर्फ 38,000 युआन पड़े होते हैं। ये पिछले 5 सालों में मेरी पूरी लाइफ सेविंग्स होती है, लेकिन अब भी 12,000 युआन कम पड़ रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर अब किससे पैसे उधार मांगूं। मैं अभी इसी सोच में डूबा होता हूँ, तभी हॉलवे के आखिर से अचानक लोगों का एक ग्रुप तेजी से अंदर आता है। सबसे आगे चेयरमैन सू होता है। उसके पीछे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स चलते आ रहे होते हैं और सबसे पीछे डायरेक्टर वू पसीने में भीगा हुआ नजर आता है। उनकी अचानक एंट्री से शांत पड़ा इमरजेंसी हॉल तुरंत हलचल से भर जाता है। कई नर्सें हैरानी से सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगती हैं, जिस पर चेयरमैन सू सीधे मेरे सामने आकर रुकता है। उसकी आवाज में पहले कभी न सुनी गई नरमी होती है। लिन शुआन, आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं। मैं कुछ पल के लिए स्टंट रह जाता हूँ और फिर इंस्टिंक्टिवली खड़ा हो जाता हूँ। चेयरमैन सू कंपनी का फाउंडर होता है। वह इतना बड़ा इंसान होता है कि आम एम्प्लॉयज तो छोड़ो, डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स तक उससे मिल नहीं पाते हैं। लेकिन इस वक्त वही आदमी खुद रात के 1 बजे हॉस्पिटल में मुझे ढूंढते हुए आया होता है, जिस पर मैं उसके पीछे खड़े डायरेक्टर वू की तरफ देखता हूँ। वह सिर झुकाए खड़ा रहता है और मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता है। उसका चेहरा बिल्कुल भूत की तरह सफेद पड़ चुका होता है। इसके बाद चेयरमैन सू गहरी सांस लेता है और थकी हुई आवाज में कहता है, लिन शुआन, कंपनी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सिचुएशन बेहद सीरियस है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, चेयरमैन सू,
मैं अब कंपनी का कोर टेक्निकल एम्प्लॉय नहीं रहा हूँ। डायरेक्टर वो खुद कह चुका है कि कंपनी किसी एक कोडर के बिना भी आराम से चल सकती है। यह सुनकर चेयरमैन सू के चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, जिस पर वह तुरंत कहता है, लिंचुआन, मुझे पता है कि कंपनी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। सिस्टम पर हैकर्स ने अटैक कर दिया है, पूरा प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुका है, कोर डेटा बुरी तरह डैमेज हो चुका है। हमने बाहर की 3 बड़ी सिक्योरिटी कंपनीज को बुलाया, लेकिन कोई भी इसे फिक्स नहीं कर पाया। वह कुछ सेकंड रुकता है, जिसके बाद उसकी आवाज और ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। सिर्फ तुम ही उस एंटायर आर्किटेक्चर को सबसे अच्छी तरह समझते हो। कंपनी को अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मैं उसकी तरफ देखता रहता हूं, लेकिन कुछ नहीं बोलता हूं। जिस पर चेयरमैन सू आगे कहता है, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। इस पूरे इंसिडेंट के पीछे सिर्फ डायरेक्टर वो जिम्मेदार है। उसने तुम्हारी रिस्क वार्निंग्स इग्नोर की, जबरदस्ती सिक्योरिटी मॉड्यूल्स बंद करवाए, म्यूजिक और क्रिटिकल मोमेंट पर ब्लाइंड इंस्ट्रक्शंस देकर पूरा डेटा करप्ट करवा दिया। लिंचुआन, कंपनी ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कंपनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। यह सुनते ही डायरेक्टर वू आखिरकार सिर उठाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। लिंचुआन, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बोनस नहीं काटना चाहिए था। मुझे तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, और कल रात तुम्हारी रीजनेबल कंडीशंस रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज कंपनी को बचा लो। मैं डायरेक्टर वू को देखता हूँ। जो इंसान पहले एरोगेंट और घमंडी होकर सब पर चिल्लाता था, वही आज एक डरे हुए कुत्ते की तरह मेरे सामने भीख मांग रहा होता है। लेकिन सच कहूं, मेरे दिल में कोई खुशी नहीं होती है, सिर्फ एक अजीब सी थकान महसूस हो रही होती है। जिस पर मैं धीरे से सिर हिलाता हूं और कहता हूं, चेयरमैन सू, सुबह मेरी माँ की सर्जरी है। इस वक्त मेरे पास हॉस्पिटल फीस तक पूरी नहीं है। सच कहूं तो अभी कंपनी के बारे में सोचने की हालत में भी नहीं हूं। यह सुनते ही चेयरमैन सू तुरंत बोल पड़ता है, हॉस्पिटल फीस की चिंता मत करो, कंपनी पूरा खर्च उठाएगी, चाहे जितना पैसा लगे सब हम देंगे। मैं उसकी तरफ देखता हूं और शांत आवाज में कहता हूं, चेयरमैन सू, पिछली बार भी डायरेक्टर मो ने मुझसे बहुत प्रोमिसेस किए थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? मुझे मेरा राइटफुल प्रोजेक्ट बोनस तक नहीं मिला। यह सुनते ही चेयरमैन सू कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वह मेरी बात समझ जाता है, जिस पर वह तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़कर कहता है, अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी लीगल वैलिडिटी हो। करीब 10 मिनट बाद असिस्टेंट जल्दी जल्दी एक इमरजेंसी ड्राफ्टेड एग्रीमेंट लेकर वापस आता है। चेयरमैन सू वहीं खड़े खड़े उस पर साइन करता है और ऑफिशियल स्टैंप भी लगा देता है। एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है, 80,000 युआन का पेंडिंग प्रोजेक्ट बोनस तुरंत रिलीज किया जाएगा। मेरी माँ की पूरी सर्जरी कॉस्ट कंपनी पे करेगी। इसके अलावा मुझे 1 मिलियन युआन का स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और इंसिडेंट खत्म होने के बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाएगी। जिस पर चेयरमैन सू एग्रीमेंट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लिंचुआन, यह कंपनी की सिंसियरिटी है। अब क्या तुम वापस आकर काम करोगे? मैं एग्रीमेंट लेकर ध्यान से पढ़ता हूँ। सब कुछ कंफर्म करने के बाद दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता हूँ। रात के 1:40 बज चुके होते हैं। सुबह होने में अब सिर्फ 5 घंटे से भी कम समय बचा होता है, लेकिन मैं तुरंत हाँ नहीं कहता हूँ, बल्कि अपना फोन निकालकर उसे ऑन करता हूँ। स्क्रीन जलते ही दर्जनों अनरीड मैसेजेस लगातार पॉपअप होने लगते हैं। सारे मैसेजेस कंपनी के कॉलेग्स की तरफ से हेल्प रिक्वेस्ट्स होते हैं। मैं उन्हें तेजी से स्क्रॉल करता हूँ और कुछ ही मिनटों में पूरी सिचुएशन का रफ आइडिया समझ जाता हूँ। जिस पर मैं सिर उठाकर चेयरमैन सू की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, मुझे पहले सिस्टम की करंट कंडीशन जाननी होगी। डैमेज कितना सीरियस है? यह सुनते ही चेयरमैन सू तुरंत असिस्टेंट को टैबलेट खोलने का इशारा करता है, जिसमें लेटेस्ट सिस्टम इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाई देने लगती है। मैं टैबलेट लेकर ध्यान से उन शॉकिंग नंबर्स को देखने लगता हूँ, और जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूँ, मेरी आईब्रोज उतनी ही ज्यादा सिकुड़ती जाती हैं। लो लेवल कोर डेटा डैमेज रेट 67% तक पहुंच चुका होता है। कई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की इंडेक्स लाइब्रेरीज पूरी तरह केओस में बदल चुकी होती हैं। फायरवॉल में 10 से ज्यादा बड़े लूप होल्स खुल चुके होते हैं, और हैकर्स द्वारा छोड़े गए बैकडोर प्रोग्राम्स पूरे सिस्टम में फैल चुके होते हैं। यह हालत मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा खराब होती है। जिस पर मैं टैबलेट वापस चेयरमैन सू को लौटाता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, चेयरमैन सू, सच बताऊं तो ये मेस इतना बड़ा है कि मैं भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इसे पूरी तरह फिक्स कर पाऊंगा, और अगर फिक्स हो भी गया तब भी डेटा रिकवरी में समय लगेगा। सुबह होने से पहले सब कुछ रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है। यह सुनते ही चेयरमैन सू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके पीछे खड़े सीनियर मैनेजर्स के चेहरे पर भी साफ डिस्पेयर दिखाई देने लगता है। लेकिन मैं आगे बोलता हूँ, हालांकि अगर सिर्फ सिस्टम को दोबारा चालू करना है, हैकर्स को बाहर निकालना है और कोर डेटा को चोरी होने से बचाना है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन पूरी रिकवरी में कम से कम 3 से 5 दिन लगेंगे। यह सुनते ही चेयरमैन सू ऐसे रिएक्ट करता है जैसे डूबते इंसान को आखिरी सहारा मिल गया हो। बस सिस्टम चलना चाहिए, बस डेटा सुरक्षित रहना चाहिए, इतना काफी है। मैं हॉस्पिटल रूम की तरफ देखता हूँ। माँ अब भी अंदर आराम कर रही होती हैं। जिसके बाद मैं नर्स स्टेशन तक जाता हूँ और ड्यूटी नर्स से माँ का ध्यान रखने के लिए कहता हूँ। फिर मैं मुड़कर चेयरमैन सू की तरफ देखता हूँ और शांत आवाज में बोलता हूँ, चलते हैं, वापस कंपनी चलते हैं। उस समय रात के 2:10 बज रहे होते हैं। कंपनी की गाड़ियों का कन्वॉय सीधे पार्किंग बेसमेंट में जाकर रुकता है।
मैं और चेयरमैन सो बिना समय बर्बाद किए सीधे R&D डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पूरा ऑफिस तेज रोशनी से जगमगा रहा होता है। सारे टेक्निकल एम्प्लॉयज अब भी वहीं मौजूद होते हैं। हर किसी के चेहरे पर थकान और डिस्पेयर साफ नजर आ रहा होता है। जैसे ही ओल्ड चेन मुझे देखता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह भारी आवाज में कहता है, लिंशुआन, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं सिर्फ हल्का सा सिर हिलाता हूँ और सीधे सेंट्रल कंट्रोल डेस्क के सामने जाकर बैठ जाता हूँ। सिस्टम मॉनिटर पर रियल टाइम स्टेटस पूरी तरह केओस में बदला हुआ होता है। मैं अपनी उंगलियां हल्की सी स्ट्रेच करता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और फिर कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग शुरू कर देता हूँ। सबसे पहला काम होता है हाईएस्ट एक्सेस अथॉरिटी वापस लेना, क्योंकि डायरेक्टर वो की ब्लाइंड कमांड्स ने पूरे परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम को बुरी तरह मेस बना दिया था। मुझे पहले पूरे सिस्टम का कंट्रोल वापस लेना जरूरी था। करीब 10 मिनट बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट कर देता हूँ, जिसके साथ ही कोर कंट्रोल दोबारा मेरे हाथों में वापस आ जाता है। इसके बाद अगला काम डैमेज असेसमेंट का होता है। मैं जल्दी से एक स्कैनिंग कोड लिखता हूँ जो ऑटोमेटिकली सारे मॉड्यूल्स की इंटीग्रिटी चेक करना शुरू कर देता है। लेकिन स्कैन रिजल्ट रिपोर्ट से भी ज्यादा भयानक निकलता है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, जिन्हें मजबूरन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यह देखकर ओल्ड चेन धीरे से मेरे पास झुककर पूछता है, लिंशुआन, क्या तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है? लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ कीबोर्ड पर लगातार टाइपिंग करता रहता हूँ। उस समय इन्वेस्टर्स की डेडलाइन में सिर्फ 4 घंटे बचे होते हैं और जो काम नॉर्मल कंडीशंस में कम से कम 2 दिन लेता, उसे मुझे कुछ घंटों में खत्म करना था। लेकिन मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। माँ की सर्जरी कॉस्ट का इंतजाम हो चुका था, कंपनी भी अपनी सिंसियरिटी दिखा चुकी थी और सबसे जरूरी बात, यह सिस्टम मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। यह मेरे लिए किसी बच्चे से कम नहीं था, जिस पर इसे इस हालत में टूटते हुए देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। मैं तुरंत ओल्ड चेन की तरफ मुड़कर कहता हूँ, कुछ भरोसेमंद लोगों को यहाँ बुलाओ, मुझे डेटा रिकवरी में असिस्टेंस चाहिए और साथ ही बैकअप सर्वर भी तैयार करो। मैं पूरी अंडरलाइंग आर्किटेक्चर दोबारा बिल्ड करने वाला हूँ। यह सुनते ही ओल्ड चेन तुरंत अरेंजमेंट्स करने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन सू थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर लगातार मेरी तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है और डायरेक्टर वह ऑफिस के कोने में दुबककर खड़ा रहता है। हालत ऐसी होती है कि वह जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। रात के 2:30 बजे मैं ऑफिशियली इस इंटेंस सिस्टम रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करता हूँ। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर हवा की तरह दौड़ने लगती हैं। स्क्रीन पर कोड लाइंस वाटरफॉल की तरह तेजी से स्क्रॉल होने लगती हैं। पूरा R&D रूम अब सिर्फ कीबोर्ड टाइपिंग और सर्वर फैंस की भारी आवाजों से गूंज रहा होता है। समय हर सेकंड तेजी से गुजर रहा होता है और मैं पूरी तरह अपने काम में डूब चुका होता हूँ। रात के 3 बजे म्यूजिक में लगातार आधे घंटे से बिना रुके काम कर रहा होता हूँ। शुरुआती स्टेज में मैंने सिस्टम आर्किटेक्चर को टेम्पररी स्टेबलाइज कर दिया था, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। हैकर गोसी द्वारा छोड़े गए बैकडोर प्रोग्राम्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस और कनिंग होते हैं। वे किसी कैंसर ट्यूमर की तरह लो लेवल सोर्स कोड में गहराई तक घुसे हुए होते हैं और अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो सकता था। मैं एक सिगरेट जलाता हूं और स्क्रीन पर दिख रहे सस्पिशियस कोड्स को लगातार घूरता रहता हूं, जिस पर ओल्ड चेन मेरे पास एक हॉट कॉफी रखता है और धीरे से पूछता है, लिंचुआन, क्या मैं कुछ हिस्सा संभाल लूं? लेकिन मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूं। ये सारे बैकडोर प्रोग्राम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इन्हें एक फिक्स्ड सीक्वेंस में हटाना होगा, वरना चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तुम सिर्फ सर्वर लॉग मॉनिटर करो, अगर वार्निंग लिमिट क्रॉस हो तो तुरंत मुझे बताना। उसी वक्त कंप्यूटर के नीचे दाईं तरफ अचानक एक नया पॉपअप दिखाई देता है। वह सीधे हैकर गॉसी का लाइव मैसेज होता है। उसे पता चल चुका था कि कोई सिस्टम में इंटरफियर कर रहा है। मैसेज छोटा था लेकिन उसका टोन बेहद एरोगेंट होता है। तो आखिर एक्सपर्ट सामने आ ही गया, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों का पूरा यूजर डेटा अब मेरे कंट्रोल में है। हालांकि तुम्हारी स्किल्स काफी इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी रुक जाओ, मैं रैंसम अमाउंट थोड़ा कम कर दूंगा। लेकिन मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ लगातार कीबोर्ड पर टाइपिंग करता रहता हूँ। कुछ ही सेकंड बाद उसका दूसरा मैसेज आता है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने कोर डेटाबेस में 3 टाइम बॉम्ब्स इंस्टॉल किए हैं। अगर तुमने मेरे बैकडर्स छेड़ने की कोशिश की तो पूरा डेटाबेस फॉर्मेट हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे ऑफिस का माहौल अचानक बेहद टेंस हो जाता है, जिस पर चेयरमैन सु घबराकर पूछता है, लिंचुआन, क्या वह सच बोल रहा है? मैं बिना सिर उठाए जवाब देता हूँ, हाँ, लेकिन उसने सिर्फ आधा सच बताया है। मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलती रहती हैं। उसने 3 नहीं बल्कि 5 टाइम बॉम्ब्स लगाए हैं और उनके ट्रिगर कंडीशंस उसकी बात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। यह सुनते ही चेयरमैन सु गहरी सांस खींचता है और घबराकर पूछता है, तो अब क्या करेंगे? जिस पर मैं पहली बार सिर उठाता हूँ और मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई देती है। वह सोच रहा है कि मैं नॉर्मल तरीके से बैकडोर रिमूव करूंगा, लेकिन वह एक बात भूल गया। यह सिस्टम मैंने डिजाइन किया है। इसका लो लेवल लॉजिक मैं किसी से ज्यादा
अच्छी तरह समझता हूँ। इसके बाद मैं दूसरे इंटरफेस पर स्विच करता हूँ और एक बिल्कुल नया कोड लिखना शुरू करता हूँ। इस कोड का काम बैकडोर को डायरेक्टली डिलीट करना नहीं होता, बल्कि सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट बनाना होता है, ताकि सारे बैकडोर प्रोग्राम्स उसी में आइसोलेट हो जाएं। उन्हें ऐसा लगे कि वे अब भी नॉर्मली रन कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका कोर डेटा से कनेक्शन पूरी तरह कट हो चुका होता है। सुबह के 4 बजे वर्चुअल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट फाइनली तैयार हो चुका होता है। मैं गहरी सांस लेता हूं और एग्जीक्यूट कमांड दबा देता हूं। अचानक स्क्रीन पर कोड लाइंस पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगती हैं। पूरा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान सांस रोककर स्क्रीन को घूर रहा होता है। कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं करता है। करीब 30 सेकंड बाद सिस्टम आखिरकार रिस्पॉन्स देता है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहे सारे रेड सिंबल्स, जो बैकडोर प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, धीरे धीरे येलो कलर में बदलने लगते हैं, जिसका मतलब साफ था, बैकडोर सक्सेसफुली आइसोलेट हो चुके थे। यह देखकर ओल्ड चेन एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ता है। सक्सेस हो गया। लेकिन मैं जरा भी रिलैक्स नहीं होता हूँ, क्योंकि असली मुश्किल अभी भी बाकी थी। अब मुझे बिना टाइम बॉम्ब्स एक्टिवेट किए डैमेज्ड मॉड्यूल्स दोबारा लिखने थे। यह काम ऐसा था जैसे इंसान बॉम्ब डिफ्यूज करते करते हार्ट सर्जरी भी कर रहा हो। एक छोटी सी गलती भी पूरे सिस्टम को खत्म कर सकती थी। सुबह के 4:40 बजे मैं पहला कोर मॉड्यूल दोबारा लिखना शुरू करता हूँ। मेरी टाइपिंग स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। स्क्रीन पर कोड फ्लड की तरह गिर रहा होता है। मेरे माथे से पसीना लगातार टपक कर कीबोर्ड तक भिगो देता है, लेकिन मेरे पास उसे साफ करने तक का समय नहीं होता है। सुबह के 5:20 बजे तीसरा मॉड्यूल भी सक्सेसफुली रीराइट हो चुका होता है। अब बाहर आसमान हल्का हल्का चमकने लगता है। सुबह होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा होता है, जिस पर चेयरमैन सु बार बार दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देख रहा होता है। उसके हाथ पसीने से भीग चुके होते हैं। इन्वेस्टर डायरेक्टर शेन अब तक 3 बार कॉल कर चुका होता है, लेकिन हर बार चेयरमैन सु सिर्फ यही कह पाता है, सिस्टम अभी रिपेयर हो रहा है, कृपया थोड़ा और समय दीजिए। सुबह के 5:50 बजे आखिरी मॉड्यूल भी आखिरकार रीराइट होकर पूरा हो जाता है। मैं आखिरी कोड लाइन टाइप करता हूँ, एंटर की दबाता हूँ और फिर पूरा शरीर थककर कुर्सी पर गिर जाता है, जिसके साथ ही सिस्टम रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान की नजर मेन स्क्रीन पर टिक जाती है। बूट प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। 10%, 30%, 50%। सुबह के 6:03 बजे आखिरकार सिस्टम सक्सेसफुली बूट हो जाता है। मॉनिटरिंग पैनल पर दिखाई देने वाले सारे इंडिकेटर्स वापस नॉर्मल हो चुके होते हैं। कोर डेटा पूरी तरह सेफ रहता है और हैकर गॉसी को सिस्टम से पूरी तरह बाहर फेंक दिया जाता है। यह देखते ही पूरे ऑफिस में जोरदार चीयर्स गूंज उठती हैं। लेकिन भले ही सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका होता है, मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। गॉसी इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। वह इतने लंबे समय तक सिस्टम में छिपा रहा था, इसलिए यह नामुमकिन था कि उसने कोई बैकअप प्लान ना छोड़ा हो। और सच में, जैसे ही सब लोग राहत की सांस ले लेने लगते हैं, मॉनिटरिंग पैनल पर अचानक एक एबनॉर्मल डेटा स्ट्रीम चमक उठती है, जिस पर मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूं और मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ने लगती हैं। गॉसी अब भी अंदर है। वह एक हिडन बैकडोर इस्तेमाल करके दोबारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर ओल्ड चेन घबराकर पूछता है, लिन शुआन, क्या वह वापस आ गया? मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी नजरें अब भी स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। वह मेरे डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। वह मेरी कमजोरियां ढूंढना चाहता है। गॉसी भी अब समझ चुका होता है कि उसका ओपोनेंट कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए उसके अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा केयरफुल और कनिंग हो जाते हैं। उसके डेटा पैकेट्स पूरे सिस्टम में भूत की तरह घूम रहे होते हैं और हर बार वे बिल्कुल सही तरीके से उन ट्रैप्स को अवॉइड कर देते हैं जो मैंने पहले से सेट किए होते हैं। मैं शांत दिमाग से उसके अटैक पैटर्न्स एनालाइज करता रहता हूँ और धीरे धीरे मेरे दिमाग में उसकी पूरी अटैक मैप बननी शुरू हो जाती है। तभी अचानक मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। हर बार अटैक करने के दौरान गॉसी ठीक 0.3 सेकंड्स के लिए एक स्पेसिफिक नोड पर रुकता है। यह उसकी हैबिटुअल वेरिफिकेशन मूव होती है, ताकि वह नेक्स्ट सेफ रूट कंफर्म कर सके, जिस पर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो आखिरकार तुम्हारी आदत पकड़ में आ ही गई। इसके बाद मैं अपना असली ट्रैप तैयार करना शुरू करता हूँ। मैं उसी नोड पर एक बेट छोड़ देता हूँ, जिसे मैं सिस्टम की फेक वीकनेस की तरह डिस्गाइज करता हूँ, ताकि गॉसी खुद उसमें फंस जाए। सुबह के 6:20 बजे गॉसी आखिरकार जाल में फंस जाता है। म्यूजिक उसका अटैक प्रोग्राम सीधे बेट नोड में घुस जाता है और उसी वक्त मेरा ट्रेस कोड एक्टिवेट हो जाता है। यह कोड चुपचाप उसके डेटा पैकेट से अटैच हो जाता है, बिल्कुल किसी जीपीएस ट्रैकर की तरह, जिसका काम उसकी रियल लोकेशन ट्रेस करना होता है। लेकिन गॉसी का रिएक्शन भी बेहद तेज होता है। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है और वह तेजी से अलग अलग सर्वरस पर जंप करना शुरू कर देता है, ताकि ट्रेस से बच सके। मेरी स्क्रीन पर उसका एस्केप रूट लगातार दिखाई देने लगता है। पहले डोमेस्टिक सर्वर, फिर जापान, उसके बाद अमेरिका
अमेरिका और फिर यूरोप। पूरा सीन किसी ग्लोबल साइबर चेस जैसा लगने लगता है। यह देखकर ओल्ड चेन शॉक्ड होकर बोल पड़ता है, ये तो बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, सिर्फ लगातार टाइपिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेसिंग कोड में पहले से एक स्पेशल प्रिडिक्शन एल्गोरिदम मौजूद होता है जो गोसी के अगले जंप नोड को पहले ही कैलकुलेट कर लेता है और वहां पहले से इंटरसेप्शन प्रोग्राम डिप्लॉय कर देता है। सुबह के 6:35 बजे आखिरकार गोसी की स्पीड धीमी पड़ने लगती है। शायद उसे लगने लगता है कि वह ट्रेस से बच चुका है और इसी वजह से उसकी सावधानी कम होने लगती है। लेकिन यही वह पल होता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मेरे इंटरसेप्शन प्रोग्राम को आखिरकार उसका रियल आईपी एड्रेस मिल जाता है। स्क्रीन पर नंबर्स की एक लंबी लाइन चमक उठती है। वह साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश का रियल सर्वर एड्रेस होता है, जिस पर मैं तुरंत रिवर्स इंट्रूजन प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता हूं और उसी एड्रेस के जरिए सीधे उसके सिस्टम में घुसने लगता हूं। गोसी ने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई उसके खिलाफ काउंटर हैक कर देगा। उसका फायरवॉल मेरे सामने कागज की दीवार जितना कमजोर साबित होता है। करीब 3 मिनट बाद मैं सक्सेसफुली उसके कंप्यूटर में घुस चुका होता हूँ। अब उसकी रियल आइडेंटिटी, फाइल्स और पर्सनल डिटेल्स सब मेरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। उसी समय मैं सिस्टम में आखिरी काउंटर पैच डिप्लॉय कर देता हूँ, म्यूजिक। यह पैच हमेशा के लिए सारे इंट्रूजन पाथ्स ब्लॉक करने वाला होता है, साथ ही गोसी द्वारा छोड़े गए सभी बैकडोर प्रोग्राम्स को पूरी तरह साफ करने वाला होता है। सुबह के 6:45 बजे फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पैच डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस तेजी से आगे बढ़ने लगती है। 10%, 20%, 30%। तभी गोसी को आखिरकार खतरे का एहसास हो जाता है, जिस पर वह पागलों की तरह आखिरी अटैक्स लॉन्च करना शुरू कर देता है। वह पैच कंप्लीट होने से पहले पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। मॉनिटरिंग पैनल पर डेटा ट्रैफिक अचानक आसमान छूने लगता है। वार्निंग अलार्म्स लगातार बजने लगते हैं। मैं दांत भींच लेता हूं और इतनी तेजी से टाइपिंग करने लगता हूं कि मेरी उंगलियां ऑलमोस्ट ब्लर दिखाई देने लगती हैं। यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। या तो पैच सक्सेसफुली डिप्लॉय होता या फिर गॉसी पूरा सिस्टम तबाह कर देता। 50%, 60%, 70%। उसके अटैक्स लगातार और वायलेंट होते जाते हैं। सिस्टम लॉर्ड अब लिमिट के बेहद करीब पहुंच चुका होता है, जिस पर ओल्ड चेन घबराकर रिपोर्ट देता है, लिन शुआन, सर्वर अब ज्यादा देर तक लॉर्ड नहीं संभाल पाएंगे। मैं गहरी सांस लेकर कहता हूं, बस 1 मिनट और, सिर्फ 1 मिनट। 80%, 90%। सुबह के 6:58 बजे इन्वेस्टर्स की डेडलाइन में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी होते हैं। लेकिन उसी वक्त पैच डिप्लॉयमेंट अचानक 95% पर रुक जाता है। पूरा सिस्टम कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। ऑफिस में मौजूद हर इंसान का दिल जैसे गले में अटक जाता है। चेयरमैन सू दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी होती हैं। अचानक स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और अगले ही पल तेज रोशनी के साथ दोबारा ऑन होती है, जिसके साथ प्रोग्रेस बार सीधा जंप करके 100% पर पहुंच जाती है। पैच डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। उसी पल गोसी के सारे कनेक्शंस जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। उसके छोड़े हुए सारे बैकडोर प्रोग्राम्स पूरी तरह डिलीट हो जाते हैं और सिस्टम फाइनली एब्सोल्यूट सेफ स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक सुबह के 7 बजे क्षितिज से सूरज निकलना शुरू हो जाता है। उसकी रोशनी खिड़कियों से होकर पूरे ऑफिस में फैल जाती है, जिस पर मैं पूरी तरह थक कर कुर्सी पर गिर जाता हूँ। ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। लेकिन आखिरकार यह नाइटमेयर खत्म हो चुका था। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर सारे इंडिकेटर्स फिर से ग्रीन दिखाई दे रहे होते हैं। सर्वर स्टेबल चलते रहते हैं। डेटाबेस भी बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बच चुका होता है। और तभी पूरे ऑफिस में थंडर जैसी चीयरिंग गूंज उठती है। कुछ लोग एक्साइटमेंट में एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं, तो कुछ लोग सीधे जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। जिस पर चेयरमैन सो तेजी से मेरी तरफ आता है और दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही होती है। लिन शुआन, तुमने पूरी कंपनी को बचा लिया। तुमने यहाँ मौजूद हर इंसान को बचा लिया। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। मेरी आवाज अब पूरी तरह बैठ चुकी होती है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। लगातार 5 घंटे हाई इंटेंसिटी काम करने की वजह से मेरे गले से अब मुश्किल से आवाज निकल रही होती है। जिस पर ओल्ड चेन मुझे पानी की बोतल देता है और मैं एक ही सांस में आधी बोतल खत्म कर देता हूँ। उसी वक्त मेरी स्क्रीन पर अचानक एक नया विंडो पॉपअप होता है। वह गोसी की डिटेल्ड ट्रेसेड इन्फॉर्मेशन होती है। मैं जल्दी से सारी डिटेल्स ऑर्गेनाइज करके एक फाइल बनाता हूँ। फिर चेयरमैन सू की तरफ मुड़कर कहता हूँ, यह उस हैकर की रियल आइडेंटिटी और आईपी डिटेल्स है। मेरा सुझाव है कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। यह सुनते ही चेयरमैन सू तुरंत असिस्टेंट को पुलिस कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। करीब 20 मिनट बाद कैप्टन वांग की साइबर पुलिस टीम कंपनी पहुंच जाती है। मैं उन्हें सारे एविडेंस हैंडओवर कर देता हूं, जिसमें अटैक लॉग्स, ट्रेसिंग रिकॉर्ड्स और गोसी के कंप्यूटर से निकाला गया डेटा भी शामिल होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पुलिस ऑफिसर गंभीर चेहरे के साथ कहता है, यह गोसी काफी समय से हमारी हाई प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। यह कई बड़े साइबर अटैक्स में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अब तक हमारे पास इसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस नहीं था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सख्ती आ जाती है। अब हमारे पास पक्के सबूत हैं। हम तुरंत इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार करेंगे। सिक्योरिटी इश्यू को हैंडल करने के बाद मैं टाइम देखता हूं और सुबह के 7:40 बज चुके होते हैं, जिस पर मुझे याद आता है कि 8 बजे माँ को ऑपरेशन रूम में जाना है।
फिर मैं जल्दी से हॉस्पिटल वापस जाने के लिए निकलने लगता हूँ। तभी चेयरमैन सू मुझे आवाज देकर रोकता है, लिंचुआन, 1 मिनट रुको। जिस पर वो कॉर्नर में खड़े डायरेक्टर वू की तरफ मुड़ता है और ठंडी आवाज में कहता है, डायरेक्टर वू, इस पल से तुम्हें कंपनी से ऑफिशियली निकाल दिया जाता है। यह सुनते डायरेक्टर वू का पूरा शरीर कांपने लगता है और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। फिर चेयरमैन सूस आगे कहता है, इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी को सीधे 300 मिलियन युआन से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिस पर मैं लीगल प्रोसीजर शुरू करूंगा और तुम्हारे ऊपर सिविल और क्रिमिनल दोनों चार्जेस लगाए जाएंगे। तुम्हारी इग्नोरेंस और एरोगेंस ने ऑलमोस्ट पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया था। यह सुनकर डायरेक्टर वू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहता हो, लेकिन आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। फिर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठता है और मेरे सामने आकर अचानक घुटनों के बल गिर जाता है। लिंचुआन, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत था। प्लीज मेरी तरफ से एक बार बोल दो। मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप हैं, नीचे बच्चे हैं, मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैं डायरेक्टर वू को जमीन पर घुटनों के बल पड़े देखता हूँ। वही आदमी जिसने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया था, आज एक कुत्ते की तरह भीख मांगता नजर आता है। लेकिन सच कहूं, मेरे दिल में जरा भी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सी एम्प्टीनेस महसूस होती है। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, डायरेक्टर वू, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि आपने खुद अपनी आखिरी राह बंद कर दी थी। जिस पल आपने रिस्क वार्निंग को इग्नोर किया, जिस पल आपने सिक्योरिटी मॉड्यूल को जबरदस्ती बंद करवाया और जिस पल आपने आधी रात में ब्लाइंड कमांड देकर डेटा डैमेज करवाया, उसी वक्त आपका एंडिंग तय हो चुका था। यह सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर मैं वहां से जाने लगता हूँ, लेकिन 2 कदम चलने के बाद रुक जाता हूँ और पीछे मुड़कर उसे देखता हूँ। और हाँ, आपको सुबह ट्रेनिंग सेशन में कही अपनी बात याद है। आपने कहा था कि कंपनी रूल्स किसी के लिए नहीं बदलते, सिस्टम किसी लो लेवल एम्प्लॉय की वजह से ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब वही सिस्टम आपके लिए भी एक्सेप्शन नहीं बनाएगा। जिस पर डायरेक्टर वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है और पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद चेयरमैन सू मेरे पास आता है और गंभीर आवाज में कहता है, लिंचुआन, कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें सीटीओ अपॉइंट किया जाए। तुम्हारी एनुअल सैलरी 2 मिलियन युआन होगी, साथ में 2% स्टॉक ऑप्शन भी मिलेगा और जो 1 मिलियन युआन बोनस प्रॉमिस किया गया था, वो आज दोपहर तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तुम्हारी माँ का पूरा मेडिकल एक्सपेंस भी कंपनी कवर करेगी। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, चेयरमैन सू, ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद, लेकिन बाकी बातें माँ की सर्जरी के बाद करेंगे। फिर मैं कंपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ। बाहर की सुबह की धूप चेहरे पर पड़ती है, जो काफी गर्म और सुकून देने वाली लगती है। जिस पर मैं फोन निकालकर माँ को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि हॉस्पिटल फीस का इंतजाम हो चुका है, इसलिए वो टेंशन छोड़कर सर्जरी की तैयारी करें। फोन की दूसरी तरफ माँ की आवाज भर्रा जाती है, बेटा, क्या तुमने फिर से कहीं से पैसे उधार लिए हैं? माँ अब और बर्डन नहीं बनना चाहती। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, माँ चिंता मत करो, ये मेरा लीगल बोनस है, सब कुछ सही तरीके से मिला है। आप बस आराम से इलाज करवाइए। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी, तब हम एक बड़े घर में शिफ्ट होंगे, जहां आप और बेटी दोनों आराम से रह पाएंगे। कॉल खत्म करने के बाद मैं एक टैक्सी पकड़ता हूँ और सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता हूँ। बाहर सिटी धीरे धीरे जागती नजर आती है। रोड्स पर लोग और गाड़ियां बढ़ने लगती हैं। फिर मैं सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता हूँ और पिछले कुछ दिनों की सारी बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। सबके सामने प्रोजेक्ट बोनस कटना, फिर बिना मोटिवेशन के काम करना, उसके बाद कंपनी क्राइसिस और आखिर में पूरा सिचुएशन पलट देना। ये सब किसी अजीब ड्रामा की तरह लगता है, लेकिन इसका एंडिंग आखिरकार अच्छा निकलता है। 3 दिन बाद माँ की सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि रिकवरी काफी अच्छी चल रही है और बस 1 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं हॉस्पिटल रूम में माँ के पास बैठा होता हूँ और उनके चेहरे पर वापस लौटी लालिमा को देखता हूँ, जिस पर मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ आखिरकार उतर जाता है। तभी फोन वाइब्रेट करता है। बैंक अकाउंट में 1 मिलियन युआन बोनस, 80,000 युआन प्रोजेक्ट रिवॉर्ड और इस महीने की पूरी सैलरी ट्रांसफर हो चुकी होती है। मैं उन नंबर्स को देखता हूँ और पिछले 5 सालों में पहली बार महसूस करता हूँ कि मेरी मेहनत का सच में रिवॉर्ड मिला है। फिर माँ आंखें खोलती हैं और मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहती हैं, बेटा, मैंने नर्स से सुना कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाता हूँ, हाँ माँ, अब मैं कंपनी का सीटीओ हूँ, अब रात भर ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर माँ की आंखें लाल हो जाती हैं। इन सालों में तुमने बहुत तकलीफ झेली है, अकेले इतना प्रेशर उठाया। जिस पर मैं उनका हाथ पकड़कर कहता हूँ, माँ, अब जिंदगी और बेहतर होगी। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी, तब हम नए घर में शिफ्ट करेंगे। मैंने 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट देख लिया है, बेटी के स्कूल के भी पास है और आपका खुद का रूम भी होगा। उस दोपहर चेयरमैन सू कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ हॉस्पिटल आता है। वो लोग काफी सारे सप्लीमेंट्स और फ्लावर्स लेकर आते हैं और माँ की हेल्थ के बारे में बड़े ध्यान से पूछते हैं। फिर चेयरमैन सू मुझे अलग ले जाकर कहता है, पुलिस की तरफ से खबर आई है कि हैकर को साउथ ईस्ट एशिया के एक देश में पकड़ लिया गया है। अभी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद वो बताते हैं कि डायरेक्टर वू के खिलाफ कंपनी ने सीरियस वायलेशन का केस फाइल कर दिया है। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। शुरुआती एस्टिमेट के हिसाब से उसे कम 50 मिलियन युआन कंपेंसेशन देना पड़ेगा। उसकी
जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। यह सुनकर मैं सिर्फ सिर हिलाता हूँ। डायरेक्टर वू का यह अंत उसने खुद चुना था, इसमें किसी और की गलती नहीं थी। एक हफ्ते बाद माँ सेफली डिस्चार्ज हो जाती हैं। फिर मैं अपनी नई कार लेकर माँ और बेटी को नया घर दिखाने जाता हूँ। बेटी एक्साइटमेंट में हर कमरे में दौड़ती फिरती है। वहीं माँ बालकनी में खड़ी नीचे के पार्क को देखती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन शिफ्टिंग शुरू होती है। लाओ चेन कुछ कॉलीग्स के साथ मदद करने आता है। सबको पता होता है कि इन दिनों मैंने क्या क्या झेला है, जिस पर हर किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। फिर लाओ चेन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लिंचुआन, तुम सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर हो जिसे मैंने कभी देखा है, और सबसे ज्यादा गट्स वाले इंसान भी। उस रात मैं नए घर की बालकनी में खड़ा होकर इस शहर की हजारों लाइट्स को देखता हूँ। तभी फोन पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आता है। इन्वेस्टर शेन इंटरव्यू में कहता है कि इस क्राइसिस ने उसे कंपनी की असली टेक्निकल स्ट्रेंथ और क्राइसिस हैंडलिंग कैपेबिलिटी दिखा दी। मैं फोन बंद करता हूँ और वापस लिविंग रूम में लौट आता हूँ। बेटी होमवर्क कर रही होती है जबकि माँ किचन में बिजी होती है, जिस पर मुझे महसूस होता है कि यह घर आखिरकार सच में एक फैमिली होम बन चुका है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं, तब रिसेप्शनिस्ट सम्मान के साथ कहती है, गुड मॉर्निंग बॉस लिन। एलिवेटर में मिलने वाले कॉलीग्स भी खुद आगे बढ़कर ग्रीट करते हैं। उनकी आंखों में साफ रिस्पेक्ट दिखाई देती है। मैं समझ जाता हूं कि यह रिस्पेक्ट सिर्फ मेरे पोजीशन की वजह से नहीं है, बल्कि उस रात की वजह से है जब मैंने पूरी ताकत लगाकर कंपनी को बचाया था। फिर मैं अपने ऑफिस में पहुंचता हूं। डेस्क पर नई टेक्निकल प्लानिंग फाइल रखी होती है। यह वही प्लान होता है जिसे चेयरमैन सू ने मुझे तैयार करने को कहा था, जिस पर मैं कंप्यूटर चालू करता हूं और ध्यान से उसे रिव्यू करना शुरू करता हूं। इस बार मैं कोई लो लेवल एम्प्लॉय नहीं हूं जिसे कोई भी दबा सके, बल्कि अब मैं वह इंसान हूं जिसके हाथ में असली डिसीजन मेकिंग पावर होती है। दोपहर के समय मुझे एक खास ईमेल मिलता है, जिस पर सेंडर का नाम देखकर मैं थोड़ा रुक जाता हूं। वह गोसी होता है, यानी वही हैकर जिसे पकड़ लिया गया था। ईमेल काफी छोटा होता है। तुम सबसे ताकतवर अपोनेंट हो जिससे मैं कभी मिला हूं। टेक्निकल स्किल्स के मामले में मैं पूरी तरह हार मानता हूं। अगर कभी मौका मिला तो सच में तुमसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहूंगा। मैं पूरा ईमेल पढ़ता हूं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता और सीधे उसे डिलीट कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग और कुछ बातें एक बार खत्म हो जाएं तो उन्हें वहीं खत्म रहने देना ही बेहतर होता है। ऑफिस खत्म होने से पहले चेयरमैन सुबह मुझे अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर वो मुझे एक डॉक्यूमेंट थमाता है। यह कंपनी का नया टेक्निकल मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने इसे तुम्हारे सुझावों के हिसाब से मॉडिफाई करवाया है। अब से हर टेक्निकल डिसीजन सीटीओ अप्रूवल के बिना पास नहीं होगा और किसी को भी जबरदस्ती इंटरफियर करने की परमिशन नहीं होगी। जिस पर मैं डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर ध्यान से पढ़ता हूं और संतुष्टि से सिर हिलाता हूं। अगर यह सिस्टम पहले लागू हुआ होता तो शायद वह डिजास्टर कभी हुआ ही नहीं होता। शाम होने लगती है और इस बार मैं टाइम पर ऑफिस से निकलता हूं। जब मैं कंपनी बिल्डिंग से बाहर आता हूं, तब डूबते सूरज की रोशनी पूरे आसमान को सुनहरे रंग में बदलती नजर आती है। फिर मैं फोन निकालकर माँ को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ, माँ आज रात खाने में क्या बनाना है। जिस पर फोन के दूसरी तरफ माँ हंसते हुए कहती हैं, तू बस जल्दी घर आ जा, कुछ भी खा लेंगे। वैसे माँ ने तेरा पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क बना लिया है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मेरे कदम अपने आप तेज हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं इसलिए तेजी से नहीं भाग रहा होता कि ऑफिस लेट ना हो जाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि घर पर अब कोई मेरा इंतजार कर रहा होता है।